चैप्टर 31 आग खाने वाला। जियाओ यी दोनों किताबें लेने और उन्हें पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। दूसरा बुजुर्ग हैरान रह गया और बोला, बदबूदार लड़के, इतनी जल्दी क्या है? जियाओ यी ने इसे नज़रअंदाज किया और खुद ही पहली किताब खोली। सैकड़ों आग खाने वाले ब्लेड, गहरे दर्जे की कम लेवल की मार्शल आर्ट, परफेक्ट। सैकड़ों आग के ब्लेड एक हाथ के कमांड की तरह हैं और दुश्मन में विरोध करने की ताकत नहीं है। किताब के पहले पेज पर लिखे इंट्रोडक्शन ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। दूसरा बुजुर्ग हंसा और धीमी आवाज में गाली दी, दूसरे कहते हैं कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। इसके अलावा ये मेरे जियाओ परिवार की सबसे गहरी मार्शल आर्ट है। इसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे लिए इसे अभी देखना भी मुश्किल है। श्श! बगल में खड़े बड़े बुजुर्ग ने अचानक चुपचाप इशारा किया और फुसफुसाया, उसे परेशान मत करो। माहौल अचानक शांत हो गया और तीनों बुजुर्गों ने चुपचाप जियाओ यी को देखा। बस जियाओ यी के किताब पलटने की हल्की आवाज रह गई थी। काफी देर बाद जब जियाओ यी ने किताब बंद की तो उसकी आंखें फट गईं और उसने अचानक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में असली एनर्जी का एक उभार था। ज़ेन की धीरे धीरे गाढ़ा और जमा होता गया और एक जलता हुआ ब्लेड हवा में से चिलचिलाती गर्मी छोड़ता हुआ दिखाई दिया। जाओ, जियाओ यी चिल्लाया और फायर ब्लेड निकल गया। आग का ब्लेड आखिरकार जमीन पर गिरा। पहले जमीन में एक गहरी दरार बना दी, फिर फट गया, एक बड़ा छेद कर दिया। ये तीनों बुजुर्ग एक ही समय पर चौंक गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि आग 100 ब्लेड खा रही है और उन्होंने कामयाबी से एक फायर ब्लेड जमा कर लिया है। यानलोंग कॉन्टिनेंट में मार्शल स्किल्स सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। साथ ही ये वो अस्तित्व भी है जिसका सपना अनगिनत योद्धा देखते हैं और ये अमृत से भी ज़्यादा आकर्षक है। एक ही लेवल के योद्धाओं में जिसके पास मार्शल स्किल्स हैं, उसके पास निश्चित रूप से कुचलने की ताकत होती है। मार्शल आर्ट्स के 4 लेवल होते हैं, ऊंचे से नीचे, स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमयी और पीला। और हर लेवल को 4 लेवल में बांटा गया है, कम, बीच का, ऊंचा और पीक। हर लेवल के बीच का गैप बहुत बड़ा है। जितनी ज़्यादा एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स, उतनी ही डरावनी पावर। यहाँ तक कि सबसे कम पीली रैंक की मार्शल आर्ट्स भी योद्धा को अपनी लड़ाई की ताकत से कई गुना ज़्यादा ताकत लगाने की इजाज़त दे सकती है। श्वान लेवल की मार्शल आर्ट्स आसानी से योद्धाओं को पीछे छोड़ सकती है। जहाँ तक ज़मीन और आसमानी रैंक की मार्शल आर्ट्स की बात है, तो उनकी ताकत और भी ज़्यादा होती है। अफवाह है कि एक स्वर्गीय मार्शल स्किल एक हाउटियन दायरे के योद्धा के लिए एक गुफा के गहरे दायरे के योद्धा को मारने के लिए काफ़ी है, मार्शल आर्ट्स की साधना के बीच दायरे के गैप को नज़रअंदाज करते हुए। बेशक ये सिर्फ एक अफवाह है। किसी ने आसमानी रैंक की मार्शल आर्ट्स नहीं देखी हैं। ये लगभग एक कहानी है। और ज़मीनी लेवल की मार्शल आर्ट्स के बारे में अफवाह है कि सिर्फ वही बड़े ग्रुप और सुपर पावर मौजूद हैं। जियाओन सिटी में सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स सिर्फ लो लेवल प्रोफाउंड ऑर्डर और 3 बड़े परिवारों के पास हैं। उन छोटे परिवारों या अकेले मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए येलो ऑर्डर मार्शल आर्ट्स होना ही पहले से बहुत अच्छा है। जियाओन सिटी में एक मशहूर बिजनेस ने एक बार हुआंगजी पीक मार्शल स्किल्स की एक कॉपी नीलाम की थी। उस समय शुरुआती कीमत 50,000 टेल थी, लेकिन नीलाम करने वाले लगातार आ रहे थे, यहाँ तक कि लूटपाट भी कर रहे थे और आखिर में इसे 80,000 टेल में बेचा गया। हुआंग लेवल की पीक मार्शल आर्ट्स इतनी कीमती हैं कि तीनों परिवारों में से प्रत्येक के पास सिर्फ लो लेवल जुआन लेवल की मार्शल आर्ट्स होना ही साफ है। बात पर वापस आते हैं। तीनों बुजुर्गों ने जियाओ यी को खाली नज़रों से देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। भले ही आग की सिर्फ एक ब्लेड कंडेंस हुई है और वो पूरी आग के लेवल तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये भी है कि उसने शुरुआत में आग की 100 ब्लेड में महारत हासिल कर ली है। बुजुर्ग ने तारीफ में सिर हिलाया। क्या ये बदबूदार लड़का बिगड़ा हुआ है? बूढ़े आदमी ने पहली ब्लेड कंडेंस करने से पहले 10 दिन और 10 रातें प्रैक्टिस की थी। वो लकी था। उसने अभी अभी मार्शल आर्ट्स देखना खत्म किया था, इसलिए उसे ये एहसास हुआ। दूसरे बुजुर्ग ने जियाओ यी को ऐसे देखा जैसे किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों। तीनों बुजुर्ग मुस्कुराए, बिना कुछ बोले। उनकी मुस्कुराहट में गर्व था। ठीक है, बड़े बुजुर्ग ने अचानक कहा,
जिससे जियाओ यी का अगला मार्शल स्किल देखने का ख्याल टूट गया। जियाओ यी मेरे जियाओ परिवार की सबसे ज़रूरी मार्शल आर्ट आग की 100 ब्लेड खाना है, इसे फैलाया नहीं जा सकता। आज मार्शल आर्ट की जानकारी लिखने के बाद मैं इसे कल वापस कर दूंगा। क्या तुम्हें ये ठीक से याद है? जियाओ यी ने सिर हिलाया। बड़े बुजुर्ग ने आगे कहा, अगली मार्शल आर्ट की बात करें तो ये वो मार्शल आर्ट है जो पैट्रियार्क ने उस समय गायब होने से पहले छोड़ी थी। पूरे जियाओ परिवार को सिर्फ 3 बुजुर्गों ने देखा है। अब ये तुम्हें सौंप दी गई है और तुम तय करो कि इसे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सौंपना है या दूसरे लोगों को प्रैक्टिस करने देना है। जियाओ यी सोच में डूब गया। मत करो, जल्दी से कोई फैसला ले लो, बड़े बुजुर्ग ने कहा। ये तुम्हारी बात है, फैसला कैसे करना है इस पर हमारी कोई राय नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें मिटियोराइट पहाड़ों पर जाने के मामले में चिंता करने की सलाह देता हूं। ये जितना तुम सोचते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। खतरा। परिवार का नियम है कि जो बच्चे ज़रूरतें पूरी करते हैं उन्हें प्रैक्टिस के लिए बाहर भेजा जाना चाहिए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये विशेष अधिकार देता हूं। तुम कुछ सालों में फिर से जाने का ऑप्शन चुन सकते हो या ना जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा टैलेंट कुछ ऐसा है जो बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। समय के साथ वो निश्चित रूप से प्रसिद्ध जियाओन शहर में एक मजबूत आदमी बनेगा। बूढ़ा आदमी तुम्हें भविष्य में बड़ा होते देखना चाहता है, ना कि अभी बाहर जाकर रिस्क लेना। बेशक कैसे चुनना है ये तुम्हें तय करना है। इसके बाद बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, हमारे पास बात करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर और कुछ नहीं है तो चलो पीछे हटते हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया, मुड़ा और धीरे धीरे बाहर चला गया। जियाओ यी को पता ही नहीं था कि हवेली में तीनों बड़ों ने अचानक एक ही समय पर एक मतलब वाली मुस्कुराहट दिखाई। ये बच्चा बहुत अच्छा है, बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, दूसरे बड़े ने सिर हिलाया और कहा, मार्शल आर्ट्स टैलेंट और मेडिसिन रिफाइनिंग काबिलियत के मामले में वे तुमसे और मुझसे बहुत बेहतर हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ओ, मैं उसके दिमाग की बात कर रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। परिवार के कंपटीशन की शुरुआत से ही उसे कई बड़ों ने टारगेट किया था और अब अफवाहों के हिसाब से उसके परफॉर्मेंस ने मुझे काफ़ी खुश कर दिया है। वो बहुत मैच्योर है और अलग अलग टारगेट का सामना करने में उसे कोई घबराहट नहीं है। खासकर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए उसकी सोच और रिस्पॉन्स लगभग परफेक्ट है और इस मैच्योरिटी में उसमें एक जिद्दीपन और घमंड है। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा, उसने दूसरे बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, उसकी मैच्योरिटी के मुकाबले मेरी नज़र में तुम एक मासूम लड़के लगते हो। कट। दूसरे बुजुर्ग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, मना करने में बहुत आलस लग रहा था। बड़े बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में जीनियस लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जीनियस मजबूत बनने से पहले ही अलग अलग वजहों से मर गए। जियाओ यी की बात करें तो मुझे लगभग यकीन है कि वो अपने दिमाग से बिल्कुल बड़ा हो सकता है। 10 साल के अंदर वो हमारे पुराने लोगों से आगे निकल जाएगा और एक मजबूत योद्धा बन जाएगा। बस, बुजुर्ग ने अचानक प्योरे चढ़ा ली और कहा, मुझे हैरानी इस बात की है कि वो एक युवक जो जियाओ घेगोटे के गेट से बाहर कई बार भी नहीं निकला है, उसका दिमाग इतना गहरा, सोचने वाला, एक मौसम से परेशान इंसान जैसा कैसे हो सकता है। एक टीनेजर का दिमाग नेचुरली ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक किलर किंग है जो पूरे साल जिंदगी और मौत के संकट से गुजरा है। किनारे पर बैठे तीनों बुजुर्गों ने कहा, शायद इतने सालों में परिवार में उसके अनुभव ने उसे इतनी तेजी से बड़ा होने दिया है। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक आह भर गई। उसने आह भरी और कहा, ओह, इतने सालों में मैंने उसे बहुत सहा है। दूसरे बुजुर्ग, बाद में तुम 5वें बुजुर्ग के पास जाकर उसे पीटना और उसे ये छोटी मोटी हरकतें करने देना। ठीक है। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, जियाओ यी एक जीनियस है जिसे हमने जियाओ परिवार में कभी नहीं देखा। जाहिर है अब उसके साथ गलत नहीं किया जा सकता। 3 बुजुर्ग ने ऑर्डर देना जारी रखा। थोड़ी ही देर में तुम कुछ चीजें लेने फैमिली हॉल भी जाओगे। गोली का मटेरियल चांदी वगैरह है, तुम्हें इसे लेते जाना चाहिए और तुम्हें सच में जियाओ यी को हर्जाना देना चाहिए। हाँ, तीसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इंस्ट्रक्शन के बाद बुजुर्ग उठे और जाने के लिए तैयार हो गए। परिवार में अकेले तीसरे दर्जे के एल्केमिस्ट होने के नाते वे हफ्ते के दिनों में बहुत बिजी रहते हैं। रुको, दूसरे बुजुर्ग ने अचानक उन्हें रोका। कुछ है? बुजुर्ग ने अपनी भौहें चढ़ा ली। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हम जियाओ यी को वो ट्रीटमेंट, हर्जाना वगैरह देंगे जिसका ये बच्चा फिर से हकदार है।
तो जो बातें इतने सालों से उससे छिपाई गई हैं, क्या वे भी? ये बड़े बुजुर्ग चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। दूसरे बुजुर्ग ने आगे कहा, पैट्रियार्क उस समय अचानक गायब नहीं हुए थे, बल्कि खुद चले गए थे। उनके बेटे होने के नाते मुझे लगता है कि उन्हें ये जानने का हक है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने तीसरे बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, पैट्रियार्क जाने से पहले तीसरे बुजुर्ग ने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और युवा जियाओ यी को आपको सौंपा था। मुझे लगता है क्या मुझे जियाओ यी को बता देना चाहिए और आपको आने देना चाहिए? ये फैसला बेहतर है। तीसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और अचानक मुस्कुराए और कहा, मैं यी एर को नहीं बताऊंगा कि उस समय क्या हुआ था। अगर हो सका तो मैं उसे जिंदगी भर इससे दूर रखूंगा। तुम? दूसरे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा लीं। तुम उसके साथ इस तरह बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। तीसरे बुजुर्ग। चैप्टर 32 निकलना मीटियोराइट पहाड़। घर पर जियाओ मार्शल आर्ट्स को आग को भेदते हुए देखता रहा। जियाओ परिवार का बैकग्राउंड अभी भी बहुत मजबूत है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन मार्शल आर्ट्स हैं। जुआनजी लो लेवल मार्शल आर्ट्स की एक कॉपी है और हुआंगजी की 10 से ज़्यादा कॉपियां हैं। लेकिन मॉर्टल लोग कल्टीवेशन बेस के लोग, साथ ही जनरल डीकन सिर्फ हुआंग लेवल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं डीकन को आग जलाने की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जिन पर परिवार को पूरा भरोसा हो। बेशक मार्शल आर्ट्स जितना एडवांस्ड होगा, उसे समझना उतना ही मुश्किल होगा और कामयाबी पाना उतना ही मुश्किल होगा। हुआंग टियर के पीक मार्शल आर्ट्स की तरह मॉर्टल लोग कल्टीवेशन बेस के कबीलों में उन्हें अभी तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और सिर्फ कुछ सीखे हुए डीकन और एल्डर ही पूरी तरह से माहिर हो पाए हैं। जहां तक आग और 100 तलवारों को भस्म करने की बात है, तो कोई एक इंसान नहीं है। दूसरे बड़े वूची को मिलाकर जिन्होंने इतने सालों तक साधना की थी, उन्होंने सिर्फ 90 धधकती हुई तलवारें ही बनाई और 100 आग लगने में अभी बहुत समय बाकी था। ज्यादातर बड़े सिर्फ 60 के आसपास के हैं। जियाओ को 100 तलवारों की ताकत पता थी। वो मार्शल आर्ट के लिए भी उत्सुक है। आखिरकार जिंगी वूजुए ज्यादा से ज्यादा एक नज़दीकी हमला या फिजिकल स्किल और चालें हैं, लेकिन 100 ब्लेडों को आग से भस्म करने जैसी मार्शल आर्ट एक ऐसा हमला करने का तरीका है जो लंबी दूरी से हमला कर सकता है और विस्फोटक शक्ति पैदा कर सकता है, जिससे उसकी लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। लेकिन वो 100 ब्लेडों को आग से भस्म करने की मुश्किल भी जानता था और कम समय में 100 ब्लेडों की ट्रेनिंग करना नामुमकिन था। इसके अलावा भले ही आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली हो, आप अपने शरीर में असली ची को रिलीज नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि पहले अपनी साधना की प्रैक्टिस करें। मन में भस्म करने वाली आग और 100 ब्लीड की जानकारी याद आने के बाद जियाओ ने इस मार्शल स्किल को बंद कर दिया और अगले को देखा। नाम वाले पिता द्वारा पीछे छोड़े गए मार्शल आर्ट्स का क्या? जियाओ ने होम पेज खोला और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। बैंगशान स्लैश, रहस्यमयी स्टेज का इंटरमीडिएट लेवल मार्शल आर्ट। ताइशान इतना बड़ा है, मेरी तलवार पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और मेरी तलवार उसे एक तलवार से तोड़ देती है। जियाओ खुद को रोक नहीं सका और बोला, क्या जबरदस्त तलवार की स्किल है, जबरदस्त, ताकतवर और डरावना। वो पूरी किताब पढ़ने का इंतजार नहीं कर सका, लेकिन जब उसने आखिरी पेज देखा तो उसे शक हुआ, क्योंकि किताब के आखिर में असल में स्क्रॉल पर है शब्द है। क्या हो रहा है? ये मार्शल आर्ट अधूरा है। जियाओ ने चुपके से भौएं चढ़ाएं। जिंगी क्वान को सही मायने में प्रैक्टिस करने की उसकी काबिलियत से कोई भी महसूस कर सकता है कि अगर ये मार्शल स्किल पूरी है तो बताई गई मार्शल स्किल सच में बहुत पावरफुल है। वो 1000 झांग पहाड़ के तुरंत खत्म होने के डरावने मतलब की कल्पना भी कर सकता है। हालांकि ये मार्शल आर्ट अधूरा है और किताब में दर्ज कल्टीवेशन मेथड की पावर हवा से 100 गुना कम हो गई है। अगर ये पूरा बैंगशान जैन है तो इसका लेवल निश्चित रूप से ना केवल प्रोग्रेसिव स्टेज का इंटरमीडिएट स्टेज है, बल्कि ये डर है कि अर्थ स्टेज के पीक की मार्शल आर्ट भी मुमकिन है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस पहले वॉल्यूम में बैंगशान जैन का कोई असली एसेंस नहीं है, जिस वजह से ये केवल एक मिस्ट्री रैंक बन गया है। थोड़ी देर बाद जियाओ हैरान रह गया और हल्का सा मुस्कुराया। साथ ही जिस वॉर्डियर ने बैंगशान जैन को बनाया होगा वो एक शक्तिशाली योद्धा होगा जो इस सिचुएशन से हैरान है। एक सामान्य परिवार के पैट्रियार्क को ऐसी मार्शल स्किल कैसे मिल सकती है? जियाओ के अंदाजे के मुताबिक उसके नाम वाले पिता को बैंगशान जैन जुवैनशान स्क्रॉल गलती से ही मिल गया होगा और वो परिवार में ही रह गया होगा। बैंगशान स्वैश आग खाने वाली 100 तलवारों से अलग है। जब तक आग खाने वाली 100 तलवारों की प्रैक्टिस और इस्तेमाल आग वाले योद्धा कर सकते हैं जिनमें आग वाली मार्शल आत्माएं हैं, लेकिन बैंगशान जैन तो साफ तौर पर एक तलवार की स्किल है। अगर आपके हाथ में तलवार नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, जियाओ ने धीरे से कहा। देर रात हो गई थी जब जियाओ ने बैंगशान जैन की प्रैक्टिस बंद कर दी और बड़े बुजुर्ग की दी गई किताबें निकाल ली।
किताबों में दवा को बेहतर बनाने के ज्ञान में जियाओई की इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन अब वो सबसे पहले पैदा हुआ है और उसे ज़्यादा एडवांस दवा की ज़रूरत है। उसकी आंखें अचानक लाल और काली हो गईं और चांद जैसे सूर्य की आंखें दिखाई देने लगी। फिर बिंगलुआन तलवार का शरीर गाढ़ा हो गया। तलवार पर बने मुश्किल और रहस्यमयी निशान सूर्य की नज़रों के नीचे घूमकर टेक्स्ट मैसेज में बदल गए। उसी समय मेरे मन में दवा को बेहतर बनाने का ज्ञान बन गया। उसके बाद उसने हाउटियन पिल के प्रिस्क्रिप्शन पर नज़र डाली। अचानक उसके मन में एक रहस्यमयी गोली गोल्डन वेसल पिल आ गई। हाँ, इस बार बिंगलुआन जियान की बनाई गोली इतनी अजीब क्यों है? जियाओई ने चुपके से भौहें चढ़ाईं। गोल्डन पल्स पिल के परिचय के अनुसार ये साधना को बेहतर बनाने के लिए हाउटियन पिल जैसी कोई गोली नहीं है, बल्कि मुख्य चैनल को सब्लिमेट करने के लिए एक तरह का अमृत है। इसके अलावा जिन मैदान के कई कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक कैप्सूल असर कर सकता है। 9 मुख्य नसें, बस 9 कैप्सूल लें। हालांकि जियाओई ने सामान पर नज़र डाली, अचानक हैरान रह गया। पे युआन ज़ुकुओ, तीसरे दर्जे की मॉन्स्टर इनर एल्केमी। ये गोल्डन वेसल पिल को रिफाइन करने के लिए दूसरे सामान कहना आसान है और मिलना भी आसान है। सिर्फ ये 2 चीज़ें, पे युआन ज़ुकुओ, तीसरे दर्जे की दवाई वाली चीज़ें, एक की कीमत कम से कम 2000 टेल है और इसका कोई बाजार नहीं है। और तीसरे लेवल का मॉन्स्टर जानवर जो जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के होने के बराबर है, उसे अपनी अंदरूनी एल्केमी कैसे मिल सकती है? भले ही कुछ कंपनियां इसे बेचती हों, लेकिन कीमत डरावनी है। जियाओई ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। लगता है कि गोल्डन पल्स पिल को रिफाइन करना कुछ समय के लिए नामुमकिन है। जियाओई को लगा कि करने के लिए कुछ नहीं है और वो सिर ढककर सो गया। अगले दिन जब जियाओई उठा तो उसने आज मीटियोराइट माउंटेन रेंज जाने का फैसला किया। ये जानकर यी ने जल्दी से विनती की, मास्टर, क्या यी को लाना ठीक रहेगा? उस तरह का गहरा पहाड़ और जंगली माहौल बहुत खराब होता है। ये हमेशा आपका ख्याल रख सकती है। जियाओई ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में पक्का इरादा था और कहा, नहीं मास्टर। जियाओई का चेहरा सख्त था और उसने डांटा, अगर तुम नहीं कहोगे तो नहीं कर सकते। यंग मास्टर। जियाओई यी से डर गया। उसके चेहरे पर दुख भरा भाव था। जियाओई ने अपना चेहरा हल्का किया और धीरे से कहा, यी गोए, मैं पहाड़ों और नदियों पर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हिसाब किताब करने के लिए मुरांगुवन कियानजुन को ढूंढने जा रहा हूँ। मीटियोराइट माउंटेन रेंज में राक्षस जानवर हर तरफ हैं और वहाँ कई खतरनाक जगहें और खतरे हैं। तुम एक आम इंसान हो, मेरा पीछा करना खतरनाक होगा और ये एक बोझ बन सकता है, मुझे नीचे खींच सकता है और मुझे खतरे में डाल सकता है। अगर तुम अगली बार मेरे साथ प्रैक्टिस करने जाना चाहते हो तो खूब प्रैक्टिस करो। जब तुम और मजबूत हो जाओगे तभी मुझे यकीन है कि तुम मेरा पीछा करोगे। जियाओई क्षुन यी को कड़ी प्रैक्टिस करने के लिए उकसाया। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। जियाओई को उम्मीद थी कि जब वो दूर होगी तो यी अपना सारा ध्यान साधना पर लगाएगी और अपना ख्याल नहीं रखेगी। इसके अलावा अंदर की आवाज़ जियाओई को बताती है कि मुरांगुवन परिवार सिर्फ अफवाह फैलाना कभी बंद नहीं करेगा। उन धोखेबाज लोगों के ग्रुप को ज़रूर बुरा लगेगा। इस बार जियाओ परिवार को छोड़कर उनका सामना करना ही था। यही वजह है कि जियाओई ने यी के पीछे जाने से मना कर दिया। आखिर में यी ने जियाओई की बात मानी और जियाओई के लिए अपना बैग पैक कर लिया। जब तक जियाओई जियाओ के घर के गेट पर नहीं आ गई, यी चुपचाप पीछे पीछे चलती रही। ईयर, मुझे नहीं पता कब शुरू करना। तीनों बुजुर्ग जियाओई का जियाओ के घर के गेट पर इंतजार कर रहे थे। अंकल जियाओ चोंग। जियाओई तीसरे बुजुर्ग के पास गया, उसे 2 मार्शल आर्ट्स दिए और कहा, मैंने 2 मार्शल आर्ट्स का कंटेंट लिख लिया है और मैं उन्हें परिवार को लौटा दूंगा और बंगसान जान तुम्हें दे दिया जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जियाओई को एक यूनिवर्स बैग दिया और कहा, यही मैंने इस बार तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया है। जी शियाओ चोंग अंकल। जियाओई ने यूनिवर्स बैग लिया और फिर कहा, अंकल जियाओ चोंग, क्या मैं आपसे कुछ करने के लिए कह सकता हूँ? तीसरे एल्डर अचानक मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे यी का ख्याल रखने दो, है ना? जियाओई हैरान रह गया। हाँ लड़के, मुझे पता है तुम इस पर भरोसा करने में हिचकिचा रहे हो, चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ, तीसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय एक अधेड़ उम्र की महिला अचानक आ गई। जियाओई ने उसे पहचान लिया। वो जियाओ परिवार की पहली डीकन थी और परसों की 9 मार्शल आर्टिस्ट थी। इसके अलावा हासिल की गई 9 लेवल की वॉरियर्स की ताकत उसी दायरे से कहीं ज़्यादा होती है और उसे जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट्स में पहली वॉरियर कहा जा सकता है। हालांकि वो कोई एल्डर नहीं है, लेकिन जियाओ के परिवार में उसकी इज्जत किसी एल्डर से कम नहीं है। कई डीकन्स के लिए भी उसके कमांड एल्डर्स के कमांड से ज़्यादा काम के हैं।
लेकिन वो एक गर्व करने वाली पीढ़ी है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। 2 अफवाहें हैं, एक कि उसे मार्शल आर्ट्स का जुनून है और उसका प्यार करने का कोई मूड नहीं है। दूसरी ये कि वो शादी नहीं करती और ऐसा लगता है कि उसका 3 बड़ों से कुछ ना कुछ लेना देना है। कहानी के अनुसार वे दोनों पहले हरे प्लम थे और जब वे छोटे थे तो उनके बीच में एक ऐसी कहानी भी थी जो बाहर वालों को नहीं पता थी। अंकल ऐश याओ चोंग, मैंने सुना है कि हमारे जियाओ परिवार का पहला डीकन बड़े बुजुर्ग को बुला भी नहीं सकता। आपने उसे एक शब्द में बुला लिया। जियाओ यी ने मजाक में पूछा। साथ ही तीसरे बुजुर्ग ने जल्दी से बीच में टोक दिया, बदबूदार लड़के, क्या बकवास है। तीसरे बुजुर्ग ने बात काट दी। मैंने उसे यी का मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मना लिया है। तुम्हें यी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी शियाओ चोंग अंकल, तो मैं मीटियोराइट माउंटेन रेंज की तरफ चला गया। लगभग आधे महीने में या 1 महीने बाद जियाओ परिवार को यह खबर मिलेगी कि मुरांगवन कियान जुन मुझसे हार गया है। ठीक है एम्बिशियस, मुझे तुम पर भरोसा है। तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिस पर ध्यान देना, और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जियाओ यी ने यी से ये बात मानी और जियाओ के घर से तेजी से बाहर निकल गया। जियाओ के घर के दरवाजे के बाहर हजारों मील का एक घोड़ा तैयार खड़ा था। जियाओ यी उछला और तेजी से निकल गया। पीछे तीनों बुजुर्ग और यी दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में हिचकिचाहट और चिंता भरी थी। आखिर में ये उनके दिल में सबसे जरूरी इंसान है, पहली बार जब वो इतनी दूर जा रहे हैं। चैप्टर 34 मुरोंग का तीसरा डीकन। मीटियोराइट माउंटेन रेंज जियोन सिटी से 100 मील दक्षिण में है। लंबी दूरी की तो बात ही छोड़िए, शहर के बाहर के पहाड़ भी बहुत उबड़ खाबड़ हैं, जिनमें घने पहाड़ और जंगल हैं। गुफा के गहरे दायरे के ऊपर के योद्धाओं को छोड़कर, जो हवा में उड़ सकते हैं और कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं, दूसरे योद्धाओं को पैदल या घोड़े पर गाड़ी चलाने में कम से कम 1 दिन या उससे ज़्यादा समय लगता है। जब वो खाली बैठा था तो जियाओ यी ने जाने से पहले 3 बड़ों का दिया हुआ यूनिवर्स बैग निकाला। ये एक बीच का यूनिवर्स बैग है जिसमें लगभग 30 क्यूबिक मीटर यूनिवर्स स्पेस है। यूनिवर्स बैग की बात करें तो जियाओ यी इस दुनिया के जादू को महसूस किए बिना नहीं रह सका। ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल स्पिरिट, मार्शल स्किल, दवा की गोलियां वगैरह के पास असल में यूनिवर्स बैग जैसी आसान चीज होती है। कमर पर लटकाया गया एक छोटा बैग योद्धा को बहुत सारी चीजें पैक करने और बहुत सारा बोझ कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्यानकुन बैग बनाना बहुत मुश्किल है और मटेरियल भी आसान नहीं है, इसीलिए कीमत बहुत ज़्यादा है। क्यानकुन बैग 3 लेवल में बटे होते हैं। लो लेवल यूनिवर्स बैग में सिर्फ 5 क्यूबिक मीटर जगह होती है और कीमत 100 टेल होती है। इंटरमीडिएट क्यानकुन बैग पूरे 30 क्यूबिक मीटर का 1000 टेल में बिकता है। हाई एंड क्यानकुन बैग पूरे 100 क्यूबिक मीटर का 10,000 टेल में बिकता है। लेकिन ये चीज़ें मार्केट में नहीं दिखती और पूरा जियोन शहर 3 बड़े परिवारों के पास है। आम अकेले मार्शल आर्टिस्ट के लिए आमतौर पर एक लो लेवल यूनिवर्स बैग काफ़ी होता है। इंटरमीडिएट यूनिवर्स बैग आमतौर पर परसों से ऊपर के योद्धाओं या बड़े परिवार के बच्चों के लिए सस्ता होता है। जियाओ यी ने क्यानकुन बैग खोला और चलने के लिए ज़रूरी चीज़ों पर मोटे तौर पर नज़र डाली। ठीक होने के लिए गोलियां, भूख मिटाने के लिए सूखा खाना, बदलने के लिए कपड़े वगैरह। हाँ, जियाओ यी को अचानक पता चला कि क्यानकुन बैग में बैंक नोटों का एक बड़ा ढेर था जो 10,000 के थे। इतने पैसे? जियाओ यी खुश हुआ। मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस अपने आप में बहुत पैसा बर्बाद करने वाला काम है। अकेली गोली ही बहुत महंगी है। ये पैसा जियाओ यी के लिए और सामान खरीदने और अपने लिए और गोलियां बनाने के लिए काफ़ी है। इससे पहले कि उसे पता चलता, जियाओ यी जियोन सिटी छोड़ चुका था। जंगली रास्तों के बाहरी इलाके में दोनों तरफ घने जंगलों को छोड़कर बहुत कम लोग थे। बस सड़क पर घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। एक हवा चली और दोनों तरफ के जंगल हिलने लगे। पेड़ के नीचे की घास हवा के साथ हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अनगिनत लोग चल रहे हैं। हाँ, जियाओ यी ने अचानक भौएं चढ़ाईं। कुछ गड़बड़ है। जियाओ यी ने देखा कि आसपास का माहौल बहुत शांत है। जियाओ यी की गहरी समझ से उसे तुरंत समस्या की जड़ का पता चल गया। हवा पेड़ को हिला रही है लेकिन कोई पक्षी चहचहा नहीं रहा है। पेड़ हिल रहा है, कोई जानवर हिल नहीं रहा है। हालांकि ये गांव की जंगली सड़क है, यहाँ कोई लोग नहीं है, लेकिन जानवर और पक्षी तो हैं ही। पेड़ और घास हिल रहे हैं, इसलिए आम हालात में ये जानवर जरूर चौंक जाएंगे। लेकिन अब तो एक पक्षी की चीख भी, एक खरगोश भी नहीं दिख रहा है। इससे पुष्टि होती है कि यहाँ के सभी पक्षी और जानवर पहले ही भगा दिए गए हैं। सिर्फ लोग ही पक्षियों और जानवरों को भगाएंगे। नहीं, कोई घात लगाए हमला करेगा। जियाओ यी ने तुरंत घोड़े की लगाम पकड़ी और रुक गया। अचानक एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई। एक तेज तीर की आवाज के साथ जियाओ यी के सामने से 1 मीटर निकल गया। किस्मत से उसने समय रहते घोड़े की लगाम पकड़ ली, नहीं तो तेज तीर उसे लग जाता। झाड़ियां झाड़ियां झाड़ियां, दोनों तरफ घने जंगल में हथियारों के साथ दर्जनों बड़े आदमी तेजी से भागे। भाई, इस बार मैंने एक मोटी भेड़ पकड़ी है।
ये देखकर कि ये लड़का अच्छे कपड़े पहने हुए है, ये साफ तौर पर एक अमीर आदमी है। चलो, इतनी देर से घात लगाए बैठे रहने के बाद मैं आखिरकार एक बड़ा वोट कर पाया हूँ। बड़े लोगों ने अपनी बात जरा भी नहीं छिपाई, उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। दर्जनों बड़े आदमियों के चेहरे पर निशान थे। उसने तलवार उठाई और जियाओ यी की तरफ तानते हुए कहा, युवा, हम सिर्फ पैसे के लिए लूटते हैं और हमें जान नहीं चाहिए। पैसे और कपड़े छोड़ दो और तुम्हें जाने दो। स्कारफेस मुस्कुराया और बोला, हमें ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हारा छोटा शरीर मेरे लिए काटने के लिए काफी नहीं है। जियाओ यी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये पहाड़ी डाकू निकला, ये इन जंगली सड़कों पर डाकुओं का होना आम बात है, खासकर लुटे हुए व्यापारी या गुजरने वाले पैदल यात्री। हालांकि ये पहाड़ी डाकू बड़ी संख्या में लोगों पर भी निर्भर करते हैं, जिनमें से हर एक की खेती का स्तर कम होता है और वे आमतौर पर मृत्यु के दूसरे स्तर के आसपास होते हैं और उनका लीडर मृत्यु के चौथे स्तर का ही होता है। बेशक इन डाकुओं में कई ऐसे लोग भी हैं जो बेरहम हैं और थके हुए हैं। अगर आप उनसे अच्छे मूड में मिलते हैं तो आप लकी हैं। अगर वे बुरे मूड में हैं तो वे जरूर लोगों को मार डालेंगे और उन्हें पैसे और जान से हरा देंगे। अचानक जियोन सिटी छोड़ते ही उसे लूट लिया जाएगा। जियाओ यी मुस्कुराया और खेलने लगा। पूरी तरह से उसकी ताकत से ऐसे डाकुओं को खत्म करना आसान है। हाँ, जियाओ यी के चेहरे के भाव बदल गए। नहीं, जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं, उसे कुछ गड़बड़ लगी। एक मामूली डाकू मुझे संकट का एहसास कैसे कर सकता है? इसके अलावा ये बड़ा संकट साफ तौर पर मेरे लिए खतरा है, इसलिए मेरा सहज ज्ञान ही सबसे पहले उसे पहचान लेगा। और भी लोग घात लगाए बैठे हैं। जियाओ यी को अपने दिल में एहसास हुआ। सच में जियाओ यी के दिमाग में ये विचार अभी अभी आया था और बर्फ का एक शंकु आगे बढ़ा। जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा। एक मुक्के से बर्फ का शंकु टूट गया और बर्फ का मलबा आसमान में बिखर गया। उसी समय आसमान से 3 आकृतियां निकलीं, प्रत्येक में असाधारण आभा थी। योद्धा एक शक्तिशाली योद्धा होता है। स्कारफेस की साधना बेस बहुत कम थी। जब मैंने पहली बार इतना शक्तिशाली योद्धा देखा तो मैं तुरंत इन 3 लोगों की आसपास की सांसों से कांपने लगा। दूसरे डाकू भी डर से भरे हुए थे। तीनों के आने के बाद उन्होंने इन डाकुओं को देखा और उनकी आंखों में नफरत और ताने की लहर थी। चींटी जैसी चॉपस्टिक के झुंड ने मेरी आंखों को दाग दिया। जैसे ही शब्द निकले, उनमें से एक ने धीरे से हाथ हिलाया। उसी पल आसमान से दर्जनों तीर गिरे। हुश, हुश, हुश। पानी के तीर कमजोर लग रहे थे, लेकिन असल में वे बहुत ताकतवर थे, जो आसानी से इन पहाड़ी डाकुओं के शरीर में घुस गए। कुछ ही सेकंड में दर्जनों पहाड़ी डाकू मारे गए और वे इन पानी के तीरों के नीचे मर गए। बिबो शुई यिंग जियान, तुम मुरोंग के परिवार से हो। जियाओ यी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। बिबो वाटर यिंजियान हुआंग टियर का सबसे अच्छा मार्शल स्किल है, मुरोंग के मशहूर मार्शल स्किल्स में से एक है। ओह यार, कुछ नज़र तो है। तीनों के लीडर ने अपनी भौहें उठाईं और कहा। अचानक जियाओ परिवार का मशहूर कचरा उतना बर्दाश्त के बाहर नहीं है जितना सोचा था। लेकिन बस इतना ही, बर्बादी हमेशा बर्बादी होती है। जियाओ यी को देख रहे बाकी 2 लोगों की आंखें बहुत नफरत से भरी थीं, जिसमें मजाक का भाव दिख रहा था। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। एक अच्छा कुत्ता मुरोंग के रास्ते में नहीं आता, निकल जाओ। भाड़ में जाओ, सिर घुमाने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी, तुमने मेरी औरत की मासूमियत खराब कर दी है। क्या तुम जीना चाहते हो? मुरोंग जियाओर, जियाओ यी ने पहले पूछा और फिर कहा, क्या सही है और क्या गलत है ये तुम और मैं अच्छी तरह जानते हो। मैंने उसे अपवित्र किया है या नहीं, ये तुम्हारे मुरोंग के परिवार के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस कर दो, इतनी शान से कहने की क्या जरूरत है। जब मुरोंग के घर से 3 लोग आए और तुरंत इन डाकुओं को मार डाला तो जियाओ यी को पता चल गया कि इन तीनों लोगों ने साफ कर दिया है कि वे उनकी जान चाहते हैं। उन्होंने उन पहाड़ी डाकुओं को सिर्फ लोगों को मारने के लिए मारा और उन्हें इसलिए मारा ताकि खबर न फैले। जियाओ यी, हम तीनों के सामने तुम अभी भी शांत और स्थिर रह सकते हो और कोई डर नहीं दिखा सकते। मुझे नहीं पता कि तुम बहादुर हो या बेवकूफ। तुम इस छोटे से कचरे के साथ क्या कर रहे हो? बस इसे मार डालो। मुझे मार डालो, जियाओ यी ने शांत भाव से कहा। तुम तीनों के आधार पर तुम में अभी भी वो क्षमता नहीं है। गुस्से में, बिना शर्म के बोलो। जियाओ यी, तुम ये मत सोचो कि अगर तुमने जियाओ रोहान और जियाओ रुओकांग को हरा दिया तो तुम्हें घमंड करने का हक है। हमारे सामने तुम जैसे जूनियर को हम एक उंगली से काट कर मार सकते हैं। ये तीनों लोग गुस्से में लग रहे थे। जाहिर है उन्हें जियाओ यी को आसानी से मारने का पूरा भरोसा भी था। आखिरकार वे तीनों मुरोंग के घर के डीकन हैं। पहला अधेड़ उम्र का व्यक्ति 4 गुना है और बाकी 2 3 गुना है।
उनके दिलों में 9 परतों वाली मौत के लोग को मारना सांस लेने जितना आसान है। डीकन मुरोंगुमा, ये बस एक छोटा सा कचरा है। मुझे तुम्हें एक्शन लेने का हक नहीं है। मुझे उसका कल्टीवेशन बेस खत्म करने दो और उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने दो और अपनी गलती मानने दो। एक डीकन ने कहा। मुरोंग हुआ 4 गुना का हेड है। और अभी जो डीकन बोला वो परसों का 3 लेयर्स था और उसने जियाओ यी को तुरंत एक मुक्का मारा। उस आदमी के आने से पहले ही उसके मुंह का कोना मुस्कुरा रहा था। उसके हिसाब से उसका अपना मुक्का जियाओ यी को बुरी तरह घायल करने के लिए काफी था। जियाओ यी डरा नहीं और उसने भी एक मुक्का मारा। छोटे बेकार, मेरा सामना करने की हिम्मत, तुम मौत ढूंढ रहे हो। मुरोंग डीकन ने मजाक उड़ाया। लेकिन जब 2 मुक्के मारे गए तो मुरोंग के घर का मजाक तुरंत जम गया, क्योंकि जियाओ यी ने असल में उसका मुक्का झेल लिया था बिना किसी चोट के। ये कैसे हो सकता है? एक मौत की दुनिया की 9th लेयर मेरा मुक्का बिल्कुल नहीं झेल सकती। मुरोंग का घरवाला पहले हैरान था और फिर हैरानी से बोला, शरीर की असली एनर्जी एक पल में बाहर निकल जाती है। एक छोटा बेकार, ये आम दुनिया की 9 लेयर्स नहीं है, बल्कि हासिल की गई एक लेयर है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि तुम इतने घमंडी हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। इस मुक्के से तुम्हारी जान चली जाएगी। आखिरकार मुरोंग के परिवार के डीकन ने बाद में अपनी पूरी ताकत से खेला। चैप्टर 34 एडवांस्ड येलो मार्शल सोल बिट फायर 100 ब्लेड। जब मुरोंग डीकन ने जियाओ यी को अपनी पूरी ताकत से पटका तो अचानक उसके कानों में एक गहरी आवाज याद आई। उसने यह भारी आवाज सुनी, जैसे कि यह बहुत भारी हो। यह भारी ताकत सिर्फ इन 4 शब्दों के मतलब की वजह से है, और उस मतलब को जुआनक्सियन मार्शल स्किल कहा जाता है। जियोन सिटी में हर कोई जियाओ परिवार के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स को जानता है। जब उसने 4 कैरेक्टर फायर डिवोरिंग 100 ब्लेड्स सुने तो उसने पहले ही जुआनटियर मार्शल स्किल के बारे में सोच लिया था। एक सीखे हुए मार्शल आर्टिस्ट के लिए जुआन लेवल की मार्शल आर्ट्स को सिर्फ डर से ही बताया जा सकता है। उसका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट और नफरत से बदलकर घबराहट में बदल गया। हालांकि यह घबराहट तुरंत जम जाती है क्योंकि वह मर चुका है। एक धमाका हुआ। अचानक जियाओ यी के हाथों से फायर डिवोरिंग 100 ब्लेड निकला और मुरोंग डीकन पर जोर से लगा। चिलचिलाती गर्मी वाली आग जैसी ब्लेड ने पहले उसके शरीर पर एक बड़ा निशान बना दिया और फिर फट गई, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। जब वह जमीन पर गिरा तो वह एक बेजान लाश बन गया था। डीकन मुरोंगजियान, वह 1 सेकंड में मारा गया। दूसरे 3 दिन के डीकन का चेहरा, जिसे हासिल किया गया था, एकदम बदल गया। मुरोंगुआ का एक्सप्रेशन और भी उदास था। जियाओ यी, उसने असल में जियाओ परिवार की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट डिवोरिंग फायर और 100 ब्लेड्स की प्रैक्टिस की है और इंटेलिजेंस गलत है। ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। जियाओ यी ने जमीन के नीचे पड़ी लाश को देखा और चुपके से आंखों में सिर हिलाया। रहस्यमयी मार्शल आर्ट सच में बहुत पावरफुल होती है। डिवोरिंग फायर और 100 ब्लेड्स, हालांकि यह सिर्फ एक लो लेवल प्रोफाउंड रैंक है, लेकिन यह एक मार्शल स्किल है जिसे पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। यह बहुत मुश्किल है और पावर भी नेचुरली कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि आग की सिर्फ एक ब्लेड थी, मुरोंगजियान के पास खुद कोई बचाव नहीं था और जब उसे इतनी पास से मारा गया तो वह नेचुरली सीधे मारा गया। बेशक सबसे जरूरी वजह जियाओ यी का अपना कल्टीवेशन बेस था। वह सबसे पहले पैदा हुआ था और वह मुरोंगजियान से अलग नहीं था, और उसके शरीर में आइस फायर क्यूइपिल होने की वजह से वह जिस स्पीड से ट्रू क्यूई को मोबिलाइज कर सकता है वह दूसरे हाउटियन मार्शल आर्टिस्ट की क्यूई पिन से बहुत तेज है। इसलिए छिपे हुए रूप में उसकी कॉम्बैट पावर हासिल की हुई दूसरी लेवल से कम नहीं है। दूसरे शब्दों में उसके और मुरोंगजियान के बीच असली गैप सिर्फ एक था, और यह सिर्फ रिपेयर बेस गैप आग खाने वाले की ताकत की भरपाई नहीं कर सकता। धत तेरे की, मुझे जियाओ यी को मारना होगा और डीकन मुरोंगजियान का बदला लेना होगा। बाकी 3 बार के डीकन ने गुस्से में कहा। लापरवाह मत बनो, मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द जियाओ यी को मारने के लिए हाथ मिलाएंगे। मुरोंगहुआ ने को डर दिया। जैसे ही उन दोनों ने बात की वे आगे बढ़े और एक साथ जियाओ यी पर हमला कर दिया। कोऑपरेट हम्फ। जियाओ यी डरा नहीं और घोड़े से कूद गया। तेंदुए जैसा जियाओ यी अपने दिल में चिल्लाया। हवा के झोंके की तरह तेजी से उसी जगह गायब हो गया। मुरोंगहुआ हैरान रह गया। यह तो बस एक मामूली चीज है और इसकी स्पीड मेरी स्पीड से कम नहीं है। जियाओ यी अचानक एक और हासिल किए गए ट्रिपल डीकन के पीछे आ गया, मुक्का मारा और उसके पंजे बाघ जैसे हो गए। सावधान, मुरोंगहुआ ने याद दिलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे डीकन को जियाओ यी ने जोर से मुक्का मारा, खून की उल्टी हुई और वह हवा में गिर गया। यह बहुत मुश्किल है, इस छोटे से कचरे के साथ क्या हो रहा है? डीकन के चेहरे पर हैरानी थी। हालांकि जियाओ यी सिर्फ पहले लेवल का था, लेकिन आइस फायर क्यूइपिल के बढ़ने के साथ उसकी तेजी और तेजी दूसरे लेवल के डीकन से कम नहीं थी। जिंगई के वुजुए के साथ उसकी लड़ने की ताकत पहले से 3 गुना हो गई थी, जो पहले से 4 गुना के बाद दूसरे नंबर पर थी। सविश 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 सविश। जियाओ यी इधर उधर घूमता रहा, मुरोंगहुआ से बचता रहा और दूसरे डीकन पर ध्यान देता रहा। पफ पफ पफ। डीकन ने मुंह भर खून थूका। उसे बस इतना महसूस हुआ कि जब भी जियाओ यी अपनी मुट्ठी मारता तो वह जोर से धंस जाती, जिससे उसके शरीर में खून का एक होंका आता। जियाओ यी, मुझसे लड़ने की काबिलियत रखो। कितना खतरनाक, क्या हीरो है? मुरोंगहुआ को गुस्सा आया जब उसने दूसरे डीकन को लगातार घायल होते देखा। धूर्त, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। तुम तीनों ही इस दुनिया के पुराने मार्शल आर्टिस्ट हो। वे मिलकर हमला करते हैं, मुझे टीनेजर के तौर पर मारना चाहते हैं। चालाकी में मैं तुमसे बहुत दूर हूँ।
यह कहकर जियाओ यी ने दूसरे डीकन पर हमला करना छोड़ दिया और मुरोंग हुआ की ओर मुड़ा। हम्फ। मुरोंग हुआ ने दिल में खुशी के साथ ठंडी सांस ली और चुपके से कहा, छोटा कचरा, जैसा कि पता चला एक जवान आदमी का दिमाग है और उसने मुझ पर तब हमला किया जब वह मेरी बातों से थोड़ा उत्तेजित हुआ। पॉप पॉप। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। मुरोंग हुआ बिना हिले डुले रहा, लेकिन जियाओ यी कई मीटर पीछे हट गया। शियाओ यी, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मर चुके हो। यह देखकर शियाओ यी हिल गया। हथेली से जवाब देते हुए मुरोंग हुआ को तुरंत भरोसा हो गया। फिर जियाओ यी के शांत खड़े रहने के बाद वह हल्का सा मुस्कुराया। छोड़ो भी, मुझे शायद पता है कि अब मुझमें कितनी ताकत है और अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। क्या? मुरोंग हुआ हैरान रह गया। तुमने हमारे साथ हमें आजमाने की हिम्मत की। मुझे अब मिल गया, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। घमंडी, मुरोंग हुआ चिल्लाया। यह मत सोचो कि तुम आग खा सकते हो और 100 ब्लेड भी बहुत अच्छे हैं। आग की एक छोटी ब्लेड मेरे जियाओटेंग के बिबोशुई यिंजियान से कहीं कम है। मुरोंग हुआ ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और आसमान से दर्जनों नीले पानी के तीर गिरे और जियाओ यी की तरफ तेजी से उड़े। आग 100 ब्लेड खा रही है, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ में एक आग की ब्लेड जम गई और उसने छोड़ दी। एक आग की ब्लेड ने दर्जनों पानी के तीरों का सामना किया। गर्म लाल रोशनी ठंडी नीली रोशनी से टकराई। अचानक बर्फ और आग पिघल गई। आखिर में आग की धार गायब हो गई और दर्जनों पानी के तीर भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। हालांकि जियाओ यी के आग को खत्म करने वाले 100 ब्लेड्स की ट्रेनिंग अभी अभी हुई थी, लेकिन सिर्फ एक ही था। मुरोंग हुआ के बिबोशुई यिंजियान की दशकों से प्रैक्टिस हो रही थी और वह जियाओ चेंग तक पहुंच गया था, जो दा चेंग से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि ब्लैक रैंक मार्शल आर्ट्स और येलो रैंक मार्शल आर्ट्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यानलोंग कॉन्टिनेंट में अनगिनत मार्शल आर्ट्स है, लेकिन यह सिर्फ 4 क्लास में बंटा हुआ है: स्वर्ग, पृथ्वी, ब्लैक और येलो। यह सोचा जा सकता है कि हर क्लास के बीच का अंतर बहुत बड़ा होगा। गहन लेवल की मार्शल आर्ट्स, यहाँ तक कि कम लेवल की भी, हुआंग लेवल की पीक मार्शल आर्ट्स से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और उनके बीच के अंतर को अलग अलग बताया जा सकता है। यही वजह है कि 3 बड़े परिवारों के पास जो लो लेवल मार्शल आर्ट है वही उनकी सबसे बड़ी विरासत है और कभी आगे नहीं बढ़ी। सिर्फ परिवार के बड़े बुजुर्ग और अकेले एलीट डीकन ही सीख सकते हैं, लेकिन हुआंग टियर की पीक मार्शल आर्ट आम लोग भी सीख सकते हैं। दोनों बिल्कुल एक लेवल के नहीं है। अगर जियाओ यी के अभी के फायर डिवोरिंग 100 ब्लेड्स थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल कर ले और दर्जनों फायर ब्लेड्स पर वार कर सकें, तो वह हासिल किए हुए चाले वाले मुरोंग हुआ को एक पल में मार सकता है। यह बच्चा बहुत ताकतवर है, चलो हाथ मिलाते हैं, मुरोंग हुआ ने दूसरे डीकन से गंभीरता से कहा। हाँ, दूसरे डीकन ने जोर से सिर हिलाया। बिबोशुई यिंजियान, दोनों ने एक साथ मार्शल आर्ट अटैक शुरू कर दिए। जियाओ यी डरा नहीं, उसने पहले ही अपनी कॉम्बैट पावर आजमा ली थी और लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार था। जियाओ यी ने धीमी आवाज में चिल्लाया, थांग लॉन्ग। उसका ऑरा तुरंत बढ़ गया और उसका दायरा पहली लेयर से ट्रिपल लेयर तक पहुंच गया। मुरोंग हुआ के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। यह कैसे हो सकता है कि इस बच्चे का दायरा अचानक बढ़ गया? यह ठीक नहीं है, वह परसों ट्रिपल हो जाएगा। हम विरोधी नहीं है, जल्दी भागो। जियाओ यी का पहला लेवल का हासिल उनके साथ टाई हो सकता है और अब हासिल का लेवल ट्रिपल हो गया है, तो वे शायद पैरी भी न कर पाए। दोनों ने एक पल में यह सोचा और तुरंत अपनी मार्शल आर्ट वापस ले ली, मुड़कर भाग गए। भागना चाहते हो? जियाओ यी की आंखों में डरावने तरीके से जान से मारने का इरादा था। मुरोंग परिवार, तुम हमेशा मुझे मारना चाहते थे, इस बार तुम कुछ इंटरेस्ट के लिए पहले 3 डीकन को मारोगे। जैसे ही आवाज निकली, आग भक्षण करने वाले 100 ब्लेड्स फूट पड़े और मुरोंग हुआ पर बहुत तेज स्पीड से 2 वार किए। एक झटके के साथ आग की धार सीधे उन दोनों को काट गई जो भाग गए थे। एक जोरदार धमाका हुआ और वे दोनों खून से लथपथ हो गए। जमीन पर गिरने के बाद उनमें जान नहीं बची थी। थांग लोंग के बढ़ने के साथ जियाओ यी हासिल किए गए ट्रिपल दायरे में पहुंच गया और आइस फायर क्यूई पिल के बढ़ने के साथ आग को भस्म करने वाले 100 ब्लेड की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई, जिससे दोनों लोग एक पल में मारे गए। असल में अगर मुरोंग हुआ इस लड़ाई में एक एलीट डीकन होता, अगर उसने मुरोंग परिवार की लो लेवल मार्शल आर्ट्स सीखी होती, तो हालात अलग होते। अगर जियाओ यी उन्हें मार भी पाता तो यह मुश्किल होता, उतना आसान नहीं जितना अब है। जियाओ यी ने उन तीनों की लाशों पर हाथ फेरा और उसे 3 कियानकुन बैग मिले। योद्धा के लिए आम दौलत उसके साथ ही जाएगी। आखिर अपनी दौलत रखने के लिए खुद से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। उन तीनों के कियानकुन बैग खोलने पर सामान लगभग एक जैसा था। वे सभी सामान थे, कुछ हो तियानडेन और लगभग 1000 तैल चांदी। मुरोंग परिवार का डीकन काफी अमीर है। जियाओ यी मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों का योगदान स्वीकार कर लिया। बाद में जियाओ यी की आंखें बदल गईं और चांद जैसे सूरज की आंखें दिखाई दीं। 2 अदृश्य घंबर कहीं से प्रकट हुए। तीनों लोगों के शरीर पर भंवर दिखाई दिया, जिसने तीनों लोगों की सारी मार्शल आर्ट शक्ति को सोख लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि 2 हासिल किए गए ट्रिपल डीकन की आत्माएं केवल नारंगी रैंक की है। इसके विपरीत मुरोंग हुआ असल में एक हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। कोई हैरानी नहीं कि बाकी 2 डीकन अपनी बातों में मुरोंग हुआ के लिए इज्जतदार लग रहे थे। तीनों मार्शल आर्ट्स की पावर को आग को कंट्रोल करने वाले जानवर और आइसलुआन तलवार मार्शल आर्ट्स में इंजेक्ट किया गया था। फिर जियाओ यी ने दर्जनों पहाड़ी डाकियों की मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि वे सिर्फ सबसे निचले दर्जे की स्कारलेट स्पिरिट थीं, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं झेल सकीं। जब सभी मार्शल सोल एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आग को कंट्रोल करने वाले जानवर की मार्शल सोल को पीली मार्शल सोल में बदला जा सकता है। जहां तक बिंगलुआन तलवार मार्शल सोल की बात है, तो कोई बदलाव नहीं होता। जियाओ यी ठंडी आंखों से फिर से घोड़े पर चढ़ा। मैं अभी जियोन सिटी से निकला था और मुरोंग परिवार ने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। 5वें एल्डर, इसमें आपका भी हाथ है। यह हिसाब तब तक रहेगा जब तक मैं जियाओ परिवार के पास वापस नहीं आ जाता। मैं इसे आपके साथ धीरे धीरे गिनूंगा। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ यी ने अपना चाबुक मारा और चला गया। चैप्टर 35 किसने किसे खत्म किया। इस लड़ाई से जियाओ यी को सबसे बड़ा फायदा वुहुन की तरफ की थी। एडवांस्ड येलो मार्शल स्पिरिट के बाद फायर कंट्रोल बीस्ट की फायर कंट्रोल एबिलिटी और ज्यादा पावरफुल हो गई है। सबसे जरूरी बात, कंट्रोल्ड फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ गया।
वुहुन के मजबूत होने के बाद जियाओ यी की पूरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। फायर डिवोरिंग 100 ब्लेड से निकलने वाले फायर ब्लेड का टेम्परेचर और एक्सप्लोसिव पावर और मजबूत हो गया। जिंगी वुजुए और वुहुन पावर का कॉम्बिनेशन भी पहले से कहीं ज्यादा होगा। फायर एट्रीब्यूट लेपर्ड शेप की स्पीड और टाइगर शेप की ताकत भी एक लेवल ऊपर उठ गई है। आखिरकार वुहुन एक वॉरियर की सबसे बेसिक चीज है। चाहे वह मेडिसिन हो या मार्शल आर्ट, वे सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर हैं। यही वजह है कि वुहुन को वह चीज माना जाता है जो मार्शल आर्टिस्ट का भविष्य तय करती है, और वुहुन की वजह से ही मार्शल आर्टिस्ट को जीनियस या मीडियोक्रिटी से अलग किया जाता है। बेशक दूसरे लोगों की मार्शल आर्ट जागने के बाद उनकी पूरी जिंदगी में नहीं बदलेगी। जियाओ यी में चांद के सूरज की आंखों की वजह से मार्शल आत्माओं को इवॉल्व करने की काबिलियत थी। जियुन सिटी में सबसे ताकतवर आत्मा सिर्फ पीली होती है। जैसे जियाओ परिवार के जियाओ रूहान, जुआनहुओ कबीले के जियाओ रुकुआंग, मुरोंग कियानजुन के मुरोंग परिवार और यहाँ तक कि बड़े परिवारों और सेनाओं के बड़े बुजुर्ग भी पीली मार्शल आर्ट वाली आत्माएं ही हैं। वुहुन के नजरिए से जियाओ यी पहले से ही जियायुन सिटी के टॉप रैंक में था। एक झटके के साथ जियाओ यी अचानक घोड़े से कूद गया। उसके पैरों से एक आग निकली और आग ने एक जबरदस्त हवा का करंट फिर से बनाया और जियाओ यी का शरीर अचानक कई दर्जन मीटर आगे बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग। जियाओ यी के पैरों के नीचे से हवा का करंट का एक झोंका आया और जियाओ यी का फिगर कई सांसों के बीच 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तक फट गया। तेज स्पीड। जियाओ यी हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआंगरैंक मार्शल स्पिरिट की पावर ने उसे इतनी बड़ी बढ़त दी है। दूसरे लोगों की मार्शल आर्ट ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट को कई तरह की बढ़त देती है, स्पीड, ताकत, डिफेंस, वाइंडिंग वगैरह। सिर्फ फायर बीस्ट को कंट्रोल करना, सिर्फ फायर को कंट्रोल करने की काबिलियत को भी सबसे बेकार मार्शल सोल माना जाता है। लेकिन अब जियाओ यी की नजर में फायर कंट्रोल बीस्ट दूसरे वुहुन के मुकाबले उसके लिए ज्यादा सही है। फायर को कंट्रोल करने की वह अकेली लेकिन बेमिसाल काबिलियत अक्सर उसे ज्यादा ताकत दे सकती है। जैसे अब पैरों के नीचे आग की लपटें जमा हो रही हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए हवा का एक झोंका पैदा होता है जो दूसरी स्पिरिट्स नहीं दे सकती। हजारों मील के घोड़े को देखकर जियाओ यी बहुत पीछे रह गया है। जियाओ यी ने घोड़े की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मायर, तुम अकेले ही मीटियोराइट माउंटेन रेंज पर जाओ, मैं एक कदम आगे चलूंगा। मीटियोराइट माउंटेन रेंज एक खतरनाक लेकिन बहुत ही शानदार जगह है। कीमती जियोन आयरन और वेंस पर 3 बड़े परिवार कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ अनगिनत छोटी मिनरल वेंस हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए यह मुनाफा कमाने के लिए बड़ी संख्या में बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती है। साथ ही पहाड़ों में अनगिनत मॉन्स्टर हैं और जिन मर्चेंट्स में ताकत नहीं है वे अपनी रक्षा के लिए सिर्फ वॉरियर्स को ही हायर कर सकते हैं। इससे एक प्रोफेशन शुरू हुआ, डेमन हंटर। डेमन हंटर ज्यादातर अकेले वॉरियर्स होते हैं जिनके पास कोई पावर बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन उन्हें अलग अलग कल्टीवेशन रिसोर्स खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कुछ पैसे कमाने के लिए मर्चेंट्स की रक्षा करने पर निर्भर रहते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करके उनके शरीर लेकर और उनकी अंदर की कीमिया बेचकर पैसे कमाते हैं। शॉर्ट में अलग अलग आइडेंटिटी वाले हर तरह के लोग होते हैं। शियाओजिया बड़ी खदान से कुछ मील दूर एक छोटी खदान में लड़ाई हो रही है। 2 योद्धाओं के शानदार कॉस्ट्यूम देखकर साफ है कि वे आम लोग नहीं बल्कि एक बड़े परिवार के बच्चे हैं। मुरोंग परिवार, ज्यादा दूर मत जाओ, यह शियाओ परिवार की खासियत है। अब तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम मजाक करो। जाहिर है लड़ाई शुरू करने वाले दोनों पक्ष शियाओ परिवार और मुरोंग परिवार के बच्चे थे। शियाओ परिवार के बच्चे कुचले हुए हालत में मुश्किल से विरोध कर रहे थे। ज्यादा मुरोंग का परिवार एक बच्चे की तरह बाहर निकला और रुखेपन से कहा, चाहे कितना भी हो, इसकी तुलना तुम्हारे शियाओ परिवार के उस छोटे से नहीं की जा सकती। हाँ, हमने असल में अपनी मुरोंग की सबसे बड़ी महिला के साथ इतनी बेशर्मी से बुरा बर्ताव किया। मुरोंग जुआन, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हर कोई जानता है कि ऐसी अफवाहें नामुमकिन हैं। यह असल में तुम्हारा मुरोंग परिवार है जो चीजों को मुश्किल बनाने का नाटक कर रहा है। यह जियाओ जुआंग था जिसने बात की। लाल आंखों वाला रेड बुल मार्शल स्पिरिट प्रकट हुआ मुरोंग जुआन को घूरते हुए। यह अफसोस की बात है कि जियाओ जुआंग मौत की दुनिया में सिर्फ 9वें लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और मुरोंग जुआन परसों का पहले लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और उसके घूरने से कोई मदद नहीं मिलती। शुरुआत में साधारण दुनिया की 6ठी लेयर के वे बच्चे जियुन गुफा से बाहर आने के बाद पहले से ही थेडनरी रेन की 8वीं लेयर 9वीं लेयर के पास कुछ एक्सपीरियंस के लिए मीटियोराइट माउंटेन रेंज में आने के बाद 10 में से 7 या 8 लोग 9वें रेल में घुस गए हैं। जियाओ परिवार में उथल पुथल है, यह जान लो और खुद ही आगे बढ़ो, नहीं तो मुझे तुम्हें खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुरोंग जुआन ने मजाक उड़ाया। मुरोंग जुआन मुरोंग परिवार के मशहूर जीनियस लोगों में से एक है। मुरोंग के परिवार में उसकी पहचान वैसी ही है जैसी जियाओ के परिवार में जियाओ रूहान की है। जियाओ परिवार के सभी बच्चों के चेहरे अचानक बहुत बुरे लगने लगे। जियाओ जुआंग के बगल में जियाओ जिमू ने धीरे से कहा, जियाओ जुआंग, हीरो को तुरंत नुकसान नहीं होता, वरना हमें पहले पीछे हट जाना चाहिए। नहीं, जियाओ जुआंग ने तुरंत कहा, मुरोंग परिवार ने उन फालतू अफवाहों के जरिए हमसे 7 या 8 छोटी मिनरल वेंस जबरदस्ती लूट ली हैं और वे उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकते।
जियाओ परिवार के दूसरे बच्चों ने भी कहा, हाँ, मिनरल वेन्स छोटी हैं और हमारे जियाओ परिवार की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। हम मुरोंग परिवार को अपने सिर पर सवार होकर राजसी आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? जियाओ परिवार की इज्जत बचाने के लिए मौत जियाओ परिवार के बच्चों ने अचानक लड़ने का पक्का इरादा दिखाया, जिससे यह साफ हो गया कि वे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, बेवकूफों का झुंड, मुरोंग जुआन ने मजाक उड़ाया। जब तुम नहीं जा रहे हो तो अपने पैर तोड़ने के लिए मुझे दोष मत दो। चलो चलते हैं। मुरोंग जुआन ने ऑर्डर दिया और मुरोंग के हर बच्चे ने भेड़ियों की तरह हमला कर दिया। उनसे लड़ो, जियाओ जुआन ने लीड ली। दोनों योद्धा फिर से लड़े, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही मिनटों में मुरोंग जुआन के लीडरशिप में जियाओ परिवार के बच्चों में वापस लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वे बस हार रहे थे। दोषी हो तो अपने जियाओ परिवार के छोटे कचरे को दोष दो। मुरोंग के सभी बच्चों ने मजाक उड़ाया और उनकी हरकतें और भी ज्यादा गुस्से वाली होती गईं। उस छोटे से कचरे के लिए जियाओ यी को दोष देना बेकार है। वह अभी भी जियाओ के घर में छिपा होगा और कांप रहा होगा। किसने उसे भाई मुरोंग कियानजुन को नाराज करने के लिए उकसाया? उसने जियाओ के घर से बाहर निकलने और बस मरने का इंतजार करने की हिम्मत की। मुरोंग जुआन ने उस आदमी को जीत की नजर से देखा और कहा, वो छोटा सा कचरा, चाहे कितना भी बड़ा भाई कियानजुन, उसे साफ करने की जरूरत क्यों न पड़े। उसने सामने आने की हिम्मत की। मैं उसे सबसे पहले खत्म करने वाला था। इसी समय दूर से गैस का एक धमाका हुआ। धमाका धमाका धमाका। सबने आवाज सुनी और देखा, बस आग जैसी लाल आकृतियों का एक झुंड तेज आवाज के साथ हवा में उछला और तेजी से अंदर आया। वह आकृति तुरंत आ गई और फिर मुरोंग जुआन के पास आकर जोरदार मुक्का मारा। एक धमाके के साथ मुरोंग जुआन को सीधे खून की उल्टी हुई। कौन? मुरोंग के बच्चे अचानक चौंक गए। धमाका, आकृति पर लगी आग फैल गई, जिससे पता चला कि वह जियाओ यी थी। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, और कौन हो सकता है? जाहिर है यह जियाओ परिवार का छोटा सा है जिसे तुम साफ करना चाहते हो। जियाओ यी, जियाओ यी। जब जियाओ जुआंग और दूसरों ने देखा कि वह आदमी जियाओ यी है तो उन्होंने मुरोंग जुआन को मुक्का मारा और बहुत खुश हुए। मुरोंग जुआन खड़ा हुआ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जियाओ यी को ठंडी नजर से देखा। छोटे बेकार, क्या तुम सच में आने की हिम्मत कर रहे हो? फुस। जियाओ यी तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखा तो वह पहले से ही मुरोंग जुआन के सामने था। बूम। जियाओ यी ने मुक्का मारा। मुरोंग जुआन ने फिर से खून थूका। इतना ताकतवर, यह कैसे हो सकता है? मुरोंग जुआन हैरान रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जियाओ यी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मुरोंग जुआन को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने पाया कि उसकी कमाई हुई ताकत जियाओ यी के बाघ के पंजों से पूरी तरह बच नहीं पा रही थी। जियाओ यी ने मजाक में कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने सुना है कि मुझे खत्म कर दिया जाएगा। इस समय जियाओ यी ने जियाओ परिवार के दूसरे बच्चों की तरफ देखा और पाया कि वे सभी घायल थे, गंभीर थे और उनके शरीर पर निशान भी थे। अगर दूसरे बच्चों का साथ न होता तो वे गिर जाते। शियाओ यी ने मुरोंग के बच्चों को ठंडी नजरों से देखा और चुपके से कहा, ये कमीने सब मौत से लड़ रहे हैं और शियाओ जुआंग और उन्हें मारना चाहते हैं। यह सोचकर शियाओ यी ने जान से मारने का पक्का इरादा दिखाया। मुरोंग जुआन को जल्दी से बचाओ और उस छोटे कचरे को मार डालो। मुरोंग परिवार के बच्चों ने इस समय भीड़ पर भरोसा करते हुए शियाओ यी से निपटने की योजना बनाते हुए रिएक्ट किया। हम। शियाओ यी ने ठंडी आवाज में अपना दाहिना हाथ भींचते हुए कहा। उसी पल आग के सांपों की तरह हवा से आग की अनगिनत लपटें निकलीं और मुरोंग के सभी बच्चों को लपेट लिया। यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि आग से होने वाले हमले पर आसान कंट्रोल है। मुरोंग जुआन को छोड़कर यहाँ मुरोंग परिवार के सभी बच्चे जानलेवा मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनसे निपटने के लिए शियाओ यी ने बस आग पर काबू पाने की ताकत का इस्तेमाल किया। धमाका। जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। मुरोंग के बच्चों को घेरने वाली आग एक पल में फट गई। दर्जनों लोग घायल हो गए, सभी खून की उल्टी कर रहे थे। यह बहुत तेज है, इस छोटे से कचरे को क्या हो रहा है? एक आदमी हम सबको रोक रहा है। मुरोंग परिवार ने जियाओ यी को हैरानी से देखा, लेकिन कुछ और करने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय जियाओ यी ने मुरोंग जुआन का हाथ पकड़ा और अपनी ताकत बढ़ाई। मुरोंग जुआन, तुमने कहा था न कि तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। अब देखते हैं कौन किसे खत्म करता है। जियाओ यी का इरादा साफ तौर पर मारने का था और वह मुरोंग जुआन को मारना चाहता था। इस समय जियाओ जुआंग चिल्लाया, जियाओ हाओ, तुम्हें क्या हुआ है? जियाओ यी ने अपना सिर घुमाया और जियाओ परिवार का एक बच्चा घायल होकर गिर गया। हाँ। जियाओ यी हैरान रह गया और उसने जल्दी से मुरोंग जुआन को अपने हाथ से नीचे रखा और तेजी से लड़के के पास गया। जियाओ यी ने उसे देखा, भौहें चढ़ाई और कहा, चोट बहुत गंभीर है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए, नहीं तो जान का खतरा होगा। जियाओ जुआंग और दूसरे लोग अचानक परेशान हो गए। घबराओ मत, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, क्या तुम भूल गए कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं? मेरा इंतजार करो कि मैं उसकी पट्टी बांधूं और कुछ ठीक करने वाली दवाई लूं। वह सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ मुरोंग जुआन ने तुरंत अपना सिर घुमाया और भाग गया, जबकि जियाओ यी लोगों को बचा रहा था। दूसरे मुरोंग बच्चे भी उसके पीछे पीछे आए और एक दुखी कुत्ते की तरह भाग गए। मुरोंग का परिवार भागना नहीं चाहता, जियाओ जिमू और दूसरे लोग पीछा करना चाहते थे।
तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं है, जियाओ यी चिल्लाया और कहा, जब मैं तुम्हारी चोटों को ठीक करने में मदद करूंगा तो उन्हें ढूंढने में ज्यादा देर नहीं होगी। जियाओ यी ने एक एक करके हर बच्चे की पट्टी बांधी और उन्हें ठीक करने वाली दवाई दी। आधे घंटे बाद जब सभी बच्चों की चोटें ठीक हो गईं, तो जियाओ यी ने जियाओ जुआंग को देखा और पूछा, मुरोंग के परिवार ने हमारी कितनी छोटी नसें लूट लीं? कुल 8, जियाओ जुआंग ने जवाब दिया। अब भी वे वही हैं। जियाओ यी ने पूछना जारी रखा, क्या तुम मुरोंग की छोटी मिनरल नस की जगह जानते हो? जरूर, जियाओ जुआंग ने कहा। ठीक है, रास्ता दिखाओ। जियाओ यी खड़ा हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? जियाओ जुआंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जियाओ यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज से मुरोंग के परिवार की छोटी नसें हमारी हैं। चैप्टर 36, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मीटियोराइट पहाड़ों में मिनरल वेंस, बड़ी वेंस को छोड़कर, जिन पर 3 बड़े परिवारों का कंट्रोल है, बाकी छोटी वेंस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है और कोई भी इसके लिए लड़ सकता है। तो अगर मुरोंग परिवार के बच्चों ने 8 छोटी मिनरल वेंस पर कब्जा भी कर लिया तो जियाओ परिवार के बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं कह पाएंगे। वे सिर्फ अपने बच्चों पर कमजोर स्किल्स का इल्जाम लगा सकते हैं। इस बार प्रैक्टिस करने आए जियाओ परिवार के सभी बच्चे ऑर्डिनरी रेन की चौथी लेयर से ऊपर हैं और उनकी संख्या लगभग 100 लोग हैं, जिनमें से हर एक 10 छोटी मिनरल वेंस में पहरा दे रहा है। खनन किए गए जियोन आयरन का कुछ हिस्सा परिवार को दे दिया जाता है और कुछ हिस्सा खुद उसका होता है। बेशक अब सिर्फ 2 ही बची हैं और बाकी 8 मुरों के परिवार ने छीन ली। इसके अलावा इन 2 सीटों पर एक एक करके जियाओ जुआंग, जियाओ जिमू और दूसरे बच्चे पहरा देते थे। असली जियाओ परिवार के बाकी 8 बच्चे बहुत पहले बुरी तरह घायल हो गए थे और उनका इलाज जियाओ परिवार की बड़ी नसों में किया जा रहा था। जियाओ यी जल्दी से उन 8 मिनरल नसों की तरफ भागा जो असल में उनकी थीं, 20 बच्चों के साथ जो अभी भी लड़ने में काबिल थे। मुरों के कमीने, निकल जाओ। जियाओ जुआंग गाली देने का इंतजार नहीं कर सका। छोटी अयस्क नस में मुरों परिवार के बच्चे जियोन आयरन निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बड़ी गाली सुनकर वे गुस्से में आ गए और गर्व से बाहर चले गए। ओह, पता चला कि यह जियाओ परिवार का है, लेकिन वापस आकर मौत को खोजने की भी हिम्मत की। अरे, क्या यह जियाओ यी का छोटा कचरा नहीं है? वह मीटियोराइट माउंटेन रेंज में क्यों आया? मुरोंग बच्चों के लहजे में नफरत और ताने मिले हुए थे। जियाओ यी का चेहरा ठंडा था और उसने तुरंत गोली चला दी। धमाका धमाका धमाका। धमाकों की आवाज आई और मुरोंग के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हवा में उल्टी करके बेहोश हो गए। इसे बांधो और ले जाओ, जियाओ यी चिल्लाया। जियाओ परिवार के बच्चे पूरी तरह तैयार थे। वे मुरोंग परिवार के बच्चों से बदला लेने के लिए तैयार थे। मुरोंग परिवार के बच्चे ज्यादा नहीं हैं, इसलिए अलग अलग छोटी नसों में बंटने के बाद हर नस की रखवाली लगभग 10 लोग करते हैं। काफी देर बाद जियाओ यी जियाओ जुआंग और दूसरों को वापस असली 8 छोटी मिनरल नसों में ले गया और मुरोंग परिवार के 80 से ज्यादा बच्चों को पकड़ लिया। 80 से ज्यादा लोग बंधे हुए थे और यह सीन काफी शानदार था। मुरोंग के बच्चों के इतिहास में यह सबसे शर्मनाक समय होना चाहिए। जियाओ परिवार के काम हमें जल्दी बताओ, नहीं तो तुम अच्छे दिखोगे, कुछ मुहफट मुरोंग बच्चों ने गुस्से में डांटा। जियाओ जुआंग और दूसरों ने उनके हाथ पर थप्पड़ मारे और उन्हें सीधा मारा, जिससे उनके शरीर पर चोट लग गई और वे सूज गए। जियाओ परिवार के दूसरे घायल बच्चों के बारे में सोचकर जियाओ जुआंग और दूसरों को जरा भी रहम नहीं आया। जियाओ यी ने एक तरफ त्योरियां चढ़ाई, क्योंकि इन मुरोंग परिवार के बच्चों में मुरोंग जुआन और दूसरे लोग नहीं दिखे और मुरोंग कियानजुन भी वहां नहीं था। यह शायद मुरोंग परिवार की मिनरल वेन में है। चलो मुरोंग के घर की माइन वेन में चलते हैं, जियाओ यी ने कहा। जियाओ जुआंग और दूसरों ने सिर हिलाया, मुरोंग परिवार के बच्चों को लात मारी और गुस्से से चिल्लाए, क्या तुम हमारे यंग पैट्रियार्क को सुन नहीं रहे हो? लाओ त्सू के लिए खड़े हो जाओ, नहीं तो चाबुक लेकर इंतजार करो। जियाओ परिवार के बच्चे पूरी तरह से मवेशियों को हाँक रहे हैं, मुरोंग परिवार का पीछा कर रहे हैं। आधे घंटे बाद जियाओ यी और दूसरे लोग मुरोंग की माइन वेन पर आए। पक्का मुरोंग जुआन और दूसरे लोग जो पहले भाग गए थे वे यहाँ थे। मुरोंग जुआन ने अपने सामने भारी भीड़ और उसी नस्ल के बंधे हुए बच्चों को देखा और अचानक एक सांस ली। जियाओ यी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे लोगों को छोड़ो, मुरोंग जुआन गुस्से से चिल्लाया। जियाओ यी को उससे बकवास करने में आलस आ रहा था और उसने जियाओ जुआन से कहा, उन्हें भी बांध दो। मुरोंग जुआन और दूसरे लोग बहुत पहले जियाओ यी से घायल हो गए थे और अब वे जियाओ जुआन के दुश्मन बिल्कुल नहीं हैं। जाओ, अगली वेन पर जाओ। जब हम मुरोंग परिवार की दूसरी छोटी मिनरल वेन पर पहुंचे तो इसमें कोई शक नहीं कि जियाओ यी ने एक्शन लिया और मिनरल वेन की रखवाली कर रहे 10 से ज्यादा मुरोंग बच्चों को पलट दिया और फिर जियाओ जुआन ने उन्हें बांध दिया। मजबूत और ताकतवर मुरोंग परिवार के बच्चों को देखकर जियाओ यी ने मुंह बनाया, मुरोंग जुआन की ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारे मुरोंग परिवार के कितने बच्चे मेटियोराइट माउंटेन रेंज में हैं? मुरोंग जुआन ने जियाओ यी को ठंडी नजर से देखा और नफरत से अपना सिर घुमा लिया। एक पॉप की आवाज के साथ जियाओ जुआन ने उसे थप्पड़ मारा, क्या वह बहरा है? क्या तुमने हमारे यंग पैट्रियार्क को तुमसे कुछ पूछते हुए नहीं सुना? बेवकूफ, मुरोंग जुआन ने अचानक गाली दी, अपने गाल पर गर्म दर्द महसूस करते हुए। मुरोंग जुआन जियोन सिटी में भी काफी मशहूर था, लेकिन अब उसे सबके सामने थप्पड़ मारा गया। यह अजीब बात है कि वह गुस्सा नहीं है।
जियाओ जुआंग, तुम मेरा इंतजार करो। यह थप्पड़ मुरोंग जुआन आगे 10 बार पलट कर देगा। मुरोंग जुआन ने गुस्से से जियाओ जुआंग को देखा। एक और थप्पड़ मारा गया, लेकिन इस बार यह जियाओ यी था जिसने शॉट मारा था, और शॉट ज्यादा भारी था। मुरोंग जुआन पहले काफी हैंडसम था, उसका चेहरा चिकना था, लेकिन अब उसका हैंडसम चेहरा सुअर के सिर जैसा सूज गया है। तुम। मुरोंग जुआन की आंखें अचानक आग की तरह जल उठीं। जियाओ यी, लोगों को ज्यादा धोखा मत दो। मैंने मिस मुरोंग जियाओर के साथ बहुत बुरा किया था, और अब भी वह जोर जबरदस्ती कर रहा है। हमारे मुरोंग परिवार के बच्चों का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जब हम रस्सी खोल देंगे तो ये 100 से ज्यादा मुरोंग बच्चे तुम्हें जरूर कुचल देंगे। हाँ, जियाओ यी को मार डालो। उस छोटे कचरे को राख में फेंक दो। मुरोंग जुआन सच में बहुत बुरा था, और उसने मुरोंग परिवार के दूसरे बच्चों का गुस्सा भड़काने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे ऑडियंस में 100 से ज्यादा लोगों ने जियाओ यी को कोसा है। जियाओ यी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हल्के से मुस्कुराया। मेरी हड्डियां और राख तोड़ोगे? जाहिर है तुम ही हो जिसने अफवाहें फैलाई और मुझे गलत ठहराया, इसलिए बुरे लोगों को पहले शिकायत करनी चाहिए। लाओ त्जू अब तुम्हें साफ साफ बताएगा कि मुरोंग जियाओर को लाओ त्जू ने अपवित्र किया था, और लाओ त्जू अब तुम्हें खत्म करने वाला है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? जियाओ यी ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके दर्जनों बार अपनी आवाज तेज की और दर्शकों में गूंज उठी। खासकर यह लाइन तुम मेरा क्या कर सकते हो एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी, जिससे मुरोंग के बच्चे चुप हो गए। वैसे भी तुम्हारे लिए 100 से ज्यादा लोगों को लाना एक बोझ है। जियाओ जुआंग, नाफरमान ने उसे वहीं दफना दिया। जियाओ यी के लहजे में उसका जानलेवा इरादा छिपा नहीं था। अच्छा, जियाओ जुआंग भी चीजों से नहीं डरता। तुमने हमें मारने की हिम्मत की। मुरोंग जुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत कर सकता हूं? जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। उदासीन मुस्कान बहुत आम थी, लेकिन मुरोंग जुआन और दूसरों की नजर में यह शैतान की मुस्कान से भी ज्यादा भयानक और ठंडी थी। नहीं, मत करो। मुरोंग जुआन तुरंत घबरा गया। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, तुम्हारे मुरोंग परिवार के कितने बच्चे मीटियोराइट माउंटेन रेंज में हैं? जियाओ यी ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारे जियाओ परिवार जैसे सिर्फ 100 लोग हैं। इस बार मुरोंग जुआन ने तुरंत ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, दूसरे शब्दों में तुम्हारे मुरोंग परिवार के सभी बच्चे हैं मुझे। हाँ। हालांकि मुरोंग जुआन को बेइज्जती महसूस हुई और उसके परिवार के सभी बच्चों को बांध दिया गया था, फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मुरोंग कियानजुन कहाँ है? जियाओ यी ने पूछा। जियाओ यी सोच रहा था कि उसने मुरोंग कियानजुन को क्यों नहीं देखा। वो मुझे भी नहीं पता, मुरोंग जुआन ने कहा। झूठ बोलने की हिम्मत की जियाओ जुआंग, उसे दफना दिया। जियाओ यी गुस्से से चिल्लाया। हाँ ले। जियाओ जुआंग गुस्से से आया, फावड़ा उठाया और गड्ढा खोदने के लिए तैयार हो गया। मैंने झूठ नहीं बोला। मुरोंग जुआंग अचानक परेशान हो गया। बड़ा भाई कियानजुन, वह कुछ दिन पहले यहाँ था, और अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। मुझे सच में नहीं पता। जियाओ यिगुआन के चेहरे पर मुरोंग जुआन के झूठ बोलने का भाव नहीं था, बल्कि मन ही मन हैरान था। चैप्टर 37 आयरन स्वॉर्ड हंटर। तुम्हारे सारे बच्चे यहाँ हैं, बाकी छोटी नसों का क्या? क्या तुम्हारे मुरोंग परिवार में सिर्फ 2 छोटी नसें हैं? जियाओ यी ने मुरोंग जुआन को शक से देखा। मुरोंग जुआन ने ईमानदारी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हमारे पास भी 10 छोटी मिनरल नसें हैं, लेकिन बाकी 8 ने उन्हें माइन करने में मदद के लिए एक डेमन हंटर को हायर किया है, और सिर्फ एक बच्चे को उनकी रखवाली के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसा ही है, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। तो तुम किसी को हमारे जियाओ परिवार की छोटी मिनरल नसों को करने के लिए रख सकते हो। जियाओ यी के हिसाब से इस दुनिया में तथाकथित डेमन हंटर शायद पिछली दुनिया के किराए के सैनिकों जैसे ही है। जब तक मालिक पैसे दे सकता है, वे उन्हें कुछ भी करने दे सकते हैं। वह मुरोंग जुआन हिचकिचाया, इस डर से कि इससे जियाओ यी नाराज हो जाएगा। इस समय अचानक एक आदमी ने तेजी से मुरोंग जुआन पर हमला किया और मुरोंग जुआन को गले लगा लिया। उसी समय अचानक 1 दर्जन लोग दिखाई दिए, जिन्होंने मुरोंग परिवार के बच्चों को रोक लिया। शियाओ यी की आंखें चौंधिया गई और वह चिल्लाया, पीछे हटो। जैसे ही आवाज आई, शियाओ जुआंग और शियाओ जिमू और बाकी लोगों को तुरंत रिएक्ट करने वाला माना गया, और वे तुरंत पीछे हट गए और शियाओ यी के पीछे आ गए। अचानक दिखाई देने वाले 1 दर्जन लोगों ने शियाओ जुआंग और दूसरों का पीछा नहीं किया, बल्कि बस मुरोंग के बच्चों को खोल दिया। छींकते सुंगते सुंगते तलवार की लाइटें चमकीं, रस्सी टूट गई और मुरोंग के बच्चों को आजादी मिल गई। अचानक दिखाई देने वाले 1 दर्जन लोग, सभी के हाथ में हथियार थे, उनके चेहरे ठंडे थे, जाहिर है वे आम योद्धा नहीं थे। क्या तुम कोई डेमन हंटर हो? शियाओ यी ने उन 1 दर्जन लोगों को खंडेपन से देखा। बुरा नहीं, अभी अभी एक आदमी दिखाई दिया जो मुरोंग जुआन को पकड़े हुए था। मुरोंग जुआन को खोलने के बाद वह 1 कदम आगे बढ़ा और शियाओ यी के पास आया। जियाओ फैमिली के यंग पैट्रियार्क वांग युआन, आयरन स्वॉर्ड हंटिंग डेमन टीम के डिप्टी कैप्टन, नाराज हो गए। उस आदमी ने जियाओ यी को हाथ फुकाकर प्रणाम किया। जियाओ यी ने उस आदमी को देखा। वह लगभग 30 साल का था, उसके चेहरे पर एक भयानक निशान था और उसका ऑरा शांत था। वह साफ तौर पर कोई आम आदमी नहीं था। क्या तुम उन्हें मेरी नाक के नीचे से ले जाना चाहते हो? जियाओ यी ने वांग युआन को हल्के से देखा। वांग युआन का चेहरा उतर गया और उसने गंभीरता से कहा, जियाओ फैमिली के यंग पैट्रियार्क, हम बस पैसे जमा कर रहे हैं और दूसरों की मुसीबतें खत्म करने में मदद कर रहे हैं। प्लीज हमें शर्मिंदा मत करो। अगर कोई और होता तो वांग युआन पक्का एक दूसरे पर तलवार तान लेता या सीधे मुरोंग फैमिली के साथ चला जाता, लेकिन जब उसने जियाओ यी को देखा तो उसे साफ तौर पर एक प्रेशर महसूस हुआ, जिससे वह मुसीबत खड़ी करने से डर गया।
जियाओ ई ने गंभीरता से कहा, मैंने हमारे जियाओ फैमिली के इतने सारे बच्चों को दुख पहुंचाया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूं? या वांग युआन ने कुछ देर सोचा और अचानक मुरोंग जुआन के शरीर पर इंटरमीडिएट यूनिवर्स बैग खींच लिया और फिर उसे जियाओ ई की ओर फेंक दिया। जियाओ परिवार के युवा कुलपति, यार आपसे माफी मांगना चाहिए, क्या यह मुमकिन है? वांग युआन ने कहा। जियाओ ई ने कियानकुन के बैग के सामान पर नजर डाली, सिर हिलाया और जियाओ जुआंग और दूसरों से कहा, चलो चलते हैं। मुड़कर कुछ कदम चलने के बाद जियाओ ई अचानक रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कहा, मुरोंग परिवार, ध्यान से सुनो और फिर जियाओ परिवार की मिनरल वेन को करने और मेरे जियाओ परिवार के बच्चों को मारने की हिम्मत करो। मैंने एक को दूसरे को मारते देखा है। और तुम आयरन नाइफ डेमन हंटर टीम, ना, तुम्हें बस एक बार मुरोंग के बच्चों की रक्षा करनी है और अगली बार अगर तुमने मुझे उकसाया तो मैं तुम्हें सीधे गायब कर दूंगा। शुरू से आखिर तक जियाओ ई का लहजा साफ था, लेकिन उस साफ लहजे में उसने अपना मारने का पक्का इरादा बिल्कुल नहीं छिपाया। उल्टा इससे वांग युआन और बाकी लोग और भी शर्मिंदा हो गए। वांग युआन, तुमने मेरा यूनिवर्स बैग उस छोटे से कचरे को क्यों दिया? तुम्हारी छठी लेयर की ताकत और दूसरे डेमन हंटर्स के साथ उसे मारने के लिए काफी है और चाहे कितना भी बुरा हो तुम हमें सुरक्षित ले जा सकते हो। मुरोंग जुआन ने देखा कि जियाओ ई और बाकी लोग पहले ही बहुत दूर जा चुके थे और फिर गुस्से में वांग युआन से पूछा। वांग युआन ने जियाओ परिवार के बच्चों को बहुत देर तक जाते देखा। ठीक कहूँ तो जियाओ ई की पीठ देखता रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम इतने हैरान क्यों हो? मुरोंग जुआन ने गुस्से में कहा। वांग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जियाओ परिवार के सभी लोग उसकी आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो गए तो उसने अचानक राहत की सांस ली। वह लड़का डरावना है, वांग युआन ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुरोंग जुआन ने हैरानी से पूछा। वांग युआन ने सिर हिलाया और कहा, वह मुझ पर बहुत प्रेशर डालता है। इस प्रेशर का मेरे कल्टीवेशन बेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे क्या? मुरोंग जुआन वांग युआन का चेहरा भारी देखकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। वांग युआन ने गंभीरता से कहा, एक जल्लाद की तरह, एक जल्लाद जिसके हाथों अनगिनत मर्डर और खून लगा हो। मुरोंग जुआन ने मजाक उड़ाया। वांग युआन, तुम मजाक कर रहे हो? जियाओ ई तो बस एक टीनेजर है, वह अनगिनत लोगों को कैसे मार सकता है? मेरी फीलिंग गलत नहीं हो सकती। वांग युआन का चेहरा भारी हो गया और उसने कहा, मैं मेटियोरिट में घूम रहा हूँ, पूरे साल पहाड़ों पर, और अनगिनत खतरों का अनुभव किया है। गहरी समय शॉर्ट में मेरी बात सुनकर आप गलत नहीं हो सकते। वांग युआन ने मुरोंग जुआन से गंभीरता से कहा, जियाओ परिवार के बच्चों, खासकर जियाओ ई के साथ पंगा मत लेना, नहीं तो हमारी आयरन सुफर हंटिंग टीम तुरंत तुम्हारे साथ नौकरी का रिश्ता खत्म कर देगी। दूसरी तरफ जियाओ ई पहले ही जियाओ जुआंग और दूसरों के साथ चली गई थी। जियाओ जुआंग ने गुस्से में कहा, जियाओ ई, मुझे सच में मुरोंग के बच्चों को अभी नहीं जाने देना चाहिए था। वे बहुत ज्यादा है और मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। जियाओ ई ने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल नहीं, वह डेमन हंटिंग टीम अच्छी नहीं है। इसके अलावा मुरोंग के परिवार के बाइडियो बच्चे आजाद हो गए हैं। हालांकि वे घायल हैं, वे एकजुट हैं और वे कमजोर नहीं हैं। जियाओ जुआंग और दूसरों को अभी भी गुस्से में देखकर जियाओ ई मुस्कुराया। इस यूनिवर्स बैग का सामान जानने के बाद शायद तुम और गुस्सा नहीं करोगे। और जियाओ जुआंग और जियाओ जिमू थोड़े हैरान थे। जियाओ ई ने कियानकुन बैग खोला और अचानक एक बैंगनी ची आसमान में चमकी। यह जियून आयरन है। जियाओ जुआंग बहुत खुश हुआ। हाँ, जियाओ ई ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे इंटरमीडिएट यूनिवर्स बैग से भरा हुआ, ऐसा अंदाजा है कि मुरोंग जुआन और दूसरों ने पूरे 1 या 2 महीने की माइनिंग की है। अंधेरा हो रहा था और जियाओ ई और दूसरे जियाओ परिवार की बड़ी नसों में लौट आए। बड़ी ओर की नसें छोटी ओर की नसों से 100 गुना से भी ज्यादा बड़ी होती है और बहुत बड़े एरिया में फैली होती है। तीनों बड़े परिवारों ने अपनी अपनी बड़ी मिनरल नसों में बड़े बड़े किले बना लिए हैं और वे कसकर बंधे हुए हैं। सावधान रहें, बाहरी लोगों को कभी भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। छोटी मिनरल वेन्स को परिवार के बच्चों के बीच एक छोटी सी लड़ाई कहा जा सकता है। अगर इसे लूट भी लिया जाए तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। बड़े पैमाने पर मिनरल वेन्स 3 बड़े परिवारों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्हें बाहरी लोग कभी हासिल नहीं कर सकते। जियाओ ई के लिए भी यह पहली बार था जब वह जियाओ परिवार की बड़ी वेन्स में आया था। बादलों में ऊंची ऊंची बैंगनी चोटियों को देखकर वह इस दुनिया के जादू पर और भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। घने बैंगनी बादल के लोहे ने न केवल पूरे आसमान को बैंगनी बना दिया था, बल्कि जियाओ परिवार का कैंप भी एक बड़े बैंगनी रत्न से ढका हुआ था जो बहुत सुंदर था। जियाओ ई ने कियानकुन बैग से बैंगनी बादल के लोहे का एक टुकड़ा निकाला और उसे मजबूती से दबाया। उसे कुचलने के लिए पूरी 10वीं ताकत का इस्तेमाल किया। जियाओ ई की ताकत से, भले ही उसके पास अपनी ताकत का केवल 10% था, वह साधारण दायरे की 9वीं परत से कहीं अधिक मजबूत था। यह सोचा जा सकता है कि जियून आयरन हथियार बनाने में इस्तेमाल होने के लिए काफी मजबूत है और यह महंगा भी है। यो जियाओ ई, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए हो? बुजुर्ग की बात सुनो, तुम आज सुबह ही निकले हो, कम से कम तुम्हें कल पहुंच जाना चाहिए। 2 जानी पहचानी आवाजें आईं और जियाओ ई ने ऊपर देखा तो पता चला कि वे चौथे बुजुर्ग और छठे बुजुर्ग थे। परिवार में 7वें या 79 और 5वें बुजुर्ग धोखेबाज होते हैं। चौथे और छठे बुजुर्ग न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कभी कभी वे बुजुर्ग ही होते हैं। वे दोनों शुरू में जियाओ परिवार की मिनरल वेन्स के इंचार्ज थे। परिवार के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद वे सुबह सुबह मिनरल वेन्स में लौट आए। 4 बुजुर्गों और छठे बुजुर्गों को देखो, जियाओ जुआंग और दूसरों ने सैल्यूट किया। जियाओ ई को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं थी, यंग पैट्रियार्क के तौर पर उनका रुतबा बड़े बुजुर्गों के बराबर था। जियाओ ई ने कहा, मैं यहाँ पहले आना चाहता था, इसलिए घोड़े पर चढ़ने के बजाय मैं खुद ही दौड़ पड़ा। अच्छी बात यह है कि उसने घोड़े पर धीरे धीरे सवारी नहीं की, वरना वह आज समय पर जियाओ जुआंग और उन्हें बचा नहीं पाता। चैप्टर 38, 100 लोग। जियाओ परिवार की बड़ी खदानों के अंदर हवेली, हथियार हॉल, काउंसिल हॉल, मेडिसिन हॉल वगैरह सब कुछ है। कबीले के लोग भी बहुत बिजी है। 2 या 300 लोग हैं जो माइनिंग कर रहे हैं और गार्ड खड़े हैं। 2 एल्डर और 10 टीकन है। यह जियाओ परिवार का एक छोटा रूप लगता है, लेकिन बड़े पैमाने पर मिनरल वेन्स बहुत जरूरी है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जियाओ परिवार इसे बहुत महत्व देता है और यहाँ इतने सारे योद्धाओं को अरेंज करता है।
चैम्बर में 4 एल्डर और 6 एल्डर पहले थे। जियाओई एक तरफ बैठा था और वे तीनों चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अच्छी चाय है, जियाओई ने एक घूंट लिया और तारीफ की। जियाओई को साफ तौर पर लगा कि चाय उसके पेट में है। एक गर्म एहसास ने उसके दिल को तरोताजा कर दिया और ऐसा लगा कि एक हल्की शक्ति है जो लोगों को तरोताजा कर देती है। हे, अगर तुम्हें पसंद हो तो और पियो, चौथे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पर्पल लीफ स्पिरिट टी बाहर नहीं पी जा सकती। इसका असर पल्स और शरीर को गर्म करने का होता है। मार्शल आर्टिस्ट द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मेरिडियन और स्मूथ हो सकते हैं। मददगार। छठे एल्डर ने यह भी कहा, यह पर्पल लीफ स्पिरिट टी इंडस्ट्री जियोन आयरन और वेंस के आसपास उगती है। जियोन आयरन मिट्टी से नमी मिलती है, कुछ आग जैसी आभा के साथ यह बनी है। जियाओई ने फिर से एक घूंट लिया और चुपके से कहा, इस टी इंडस्ट्री का स्वाद अच्छा है और इसके अजीब असर है। जब आप बाद में जाएंगे तो आप ये को चखने के लिए थोड़ी और घर ले जा सकते हैं। हाँ, सही है। चौथे एल्डर ने अचानक चाय का कप नीचे रख दिया और गंभीर चेहरे से कहा, जियाओई, मैंने सुना है कि तुम इस बार मीटियोराइट माउंटेन रेंज में आए हो और मुरोंग कियांजुन के नौकर को ढूंढ रहे हो। उस आदमी ने तथाकथित अफवाहों पर भरोसा किया, लेकिन उसने तुम्हारी बहुत बुराई की। तुम्हें उससे हिसाब बराबर करने के लिए कहना चाहिए। छठे एल्डर ने कप के ढक्कन से चाय की दुकान को धक्का दिया, एक और घूंट लिया और कहा, लेकिन कहा जा रहा है कि मुरोंग कियांजुन हाल ही में गायब हो गया है और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। बाद में मैं जियाओ परिवार के बाहर जासूसों से उसके बारे में पूछताछ करवाऊंगा और देखूंगा कि क्या वे उसका पता लगा सकते हैं। वह विलेन हमारे जियाओ परिवार की इज्जत खराब करते हुए मुरोंग परिवार के बच्चों को उन बच्चों को टारगेट करने के लिए उकसा रहा है जिन्होंने हमें कई बार घायल किया है। सच में धोखा दे रहा है। 6 एल्डर गुस्से में थे। जियाओई ने कंधे उठकाए और कहा, अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। जियाओई मीटियोराइट पहाड़ों पर आया था, उसका मेन मकसद मुरोंग कियांजुन नहीं था। वह बस बाहर आकर तथाकथित क्रूर राक्षसों और मीटियोराइट माउंटेन रेंज के खतरों को देखना चाहता था। जहां तक जियाओ परिवार के लिए जगह ढूंढने और मुरोंग कियांजुन को हराने की बात है तो यह सिर्फ इत्तेफाक था। अगर तुम मिलोगे तो लड़ाई लड़ोगे और अगर नहीं भी मिलोगे तो कोई बात नहीं। आखिरकार जियाओई ने मुरोंग कियांजुन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक मुरोंग कियांजुन थोड़ी मात्रा में है और हर जगह ढूंढना और इतनी मेहनत करना उसके लिए बेकार है। वह उन खतरनाक एडवेंचर पर और भी ज्यादा जाना चाहता है। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर जियाओई अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाना चाहता था और एक ऊंचे मार्शल आर्ट के रोमांच की तारीफ करना चाहता था। चौथे एल्डर और छठे एल्डर ने अचानक एक दूसरे को देखा। वे दोनों इंसानी आत्माएं थीं और ऐसा लग रहा था कि वे जियाओई के दिमाग को समझ रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे की आंखों से एक दूसरे का मतलब भी पढ़ लिया। यह बच्चा एक बेचैन मास्टर है। जियाओई, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मीटियोराइट माउंटेन रेंज बहुत खतरनाक है, इसलिए इधर-उधर घूमने का प्लान मत बनाना। चौथे एल्डर ने पहले चेतावनी दी। छठे एल्डर ने गंभीरता से कहा, जियाओई, हम बड़ी नसों पर नजर रख रहे हैं। जब तुम्हारे पास समय हो तो छोटी नसों के पास जाकर गश्त करना ताकि तुम दूसरे कमजोर बच्चों का ध्यान रख सको। अच्छा, जियाओई ने सिर हिलाया। लड़के, इतना खुश होने का वादा मत करो। यह मत सोचो कि हम नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो। चौथे एल्डर ने गंभीरता से कहा, हाल के सालों में हमने बहुत से छोटे बच्चों को देखा है जो मीटियोराइट माउंटेन रेंज में आए हैं। वे सभी छोटे और चंचल हैं और उन्होंने दुख हेला है। छठे एल्डर बस एक ऑर्डर देना चाहते थे। इसी समय एक डीकन तेजी से चैम्बर में आया, उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। जियाओहू, क्या बात है? छठे एल्डर ने पूछा। जियाओई जानता था कि यह व्यक्ति जियाओ परिवार का दूसरा डीकन और परसों का नॉटियर मार्शल आर्टिस्ट जियाओ परिवार में काफी अधिकार रखता था। वह चौथे एल्डर का भरोसेमंद था। छठे एल्डर का शुक्रिया, जियाओहू ने गहरी आवाज में कहा। जो बच्चे पहले छोटी खदान से वापस आए थे वे सभी घायल हैं, उनमें से कुछ की हालत ज्यादा गंभीर है। क्या उनकी चोटें ठीक नहीं हुई है? चौथे एल्डर ने बीच में टोका। पहले तो ठीक थी, जियाओहू ने कहा, लेकिन ठीक करने वाली सारी दवाएं खत्म हो गई है। अगर अब अचानक घाव दोबारा हो गया तो परेशानी होगी। अब दवा पहुंचाने के लिए परिवार के पास वापस जाना परेशानी भरा है। मैं सोच रहा हूं कि क्या हमें पहले उन्हें परिवार के पास वापस भेज देना चाहिए। ठीक होने के बारे में क्या ख्याल है? सबसे इस बार मीटियोराइट पहाड़ों पर आए जियाओ परिवार के 100 से ज्यादा बच्चों में से कुछ मुरोंग परिवार के बच्चों द्वारा छोटी मिनरल वेंस लूट लिए जाने से घायल हो गए। वे ठीक होने के लिए जियाओ परिवार के कैंप में जल्दी आ गए। जियाओ जुआंग, जियाओ जिमू और बाकी जियाओ इस समय पर पहुंच गए ताकि उन्हें गंभीर चोट न लगे। चौथे एल्डर ने भौहें चढ़ाई और कहा, वे यहाँ अनुभव करने आए थे और वे 10 दिन बाद ही वापस जाएंगे। मैं तीसरे एल्डर को कैसे समझाऊं? जियाओई ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या वेंस पर कोई और फार्मासिस्ट नहीं है? अरे, छठे एल्डर ने हाथ हिलाया और कहा, वे सभी अल्केमिस्ट अपनी इज्जत रखते हैं और वे यहाँ दुख उठाने कैसे आ सकते हैं? इसके अलावा वे सभी परिवार के खजाने हैं, इसलिए नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें आने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह रहा। अरे, यह सही नहीं है। छठे बुजुर्ग ने अचानक आंखें चमकाई और कहा, जियाओई, क्या तुम फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट नहीं हो? नहीं। चौथे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, 70 या 80 बच्चे जितनी दवाएं ठीक करने के लिए चाहिए वह बहुत ज्यादा है। जियाओई सिर्फ फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट है और उसकी स्पीड लिमिटेड है। अब दवा को रिफाइन करने का टाइम नहीं है, स्टॉक काफी है। जियाओहू, तैयार हो जाओ और घायल बच्चों को कल सुबह परिवार के पास वापस भेज दो। चौथे बुजुर्ग ने को डर दिया। अरे, छठे बुजुर्ग ने आय भरी, वे सिर्फ 10 दिन से ज्यादा बाहर रहे हैं और वे वापस चले जाएंगे। मुझे डर है कि वे अपनी सेल्फ एस्टीम खो देंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस का यह बड़ा मौका शायद बहुत देर से मिलेगा। अब हमारे जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी पहले से ही पूरी ताकत में मुरोंग परिवार और जियांग परिवार से कमजोर है। अब जब हम बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करेंगे 10 साल बाद, मुझे डर है कि वे बाकी 2 परिवारों के बच्चों से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। जियाओ के माता पिता होने के नाते दोनों बुजुर्ग परिवार की नई पीढ़ी को लेकर कम परेशान नहीं है। आखिरकार नई पीढ़ी ही भविष्य में जियाओ परिवार को भड़काएगी। ये बुजुर्ग और डीकन भी भविष्य में पीछे हटेंगे। धीरे चलो। जियाओई ने जियाओहू को रोका जो जाने वाला था। युवा कुलपति के क्या निर्देश है? जियाओहू रुका और पूछा।
जियाओ ई ने चारों बुजुर्गों को देखा और पूछा, चारों बुजुर्गों, क्या नस पर दवा का काफी सामान है? चौथे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, जरूर है। मीटियोराइट माउंटेन रेंज, जियोन आयरन के अलावा स्वर्ग, जमीन और धरती के खजाने भी है जो हर जगह खतरनाक जगहों पर उगते हैं। हमारे जियाओ परिवार के सदस्य यहाँ पर्पल क्लाउड आयरन की माइनिंग करते हैं, कुछ कुदरती सामान और जमीन के खजाने इकट्ठा करते हैं और उन्हें रेगुलर समय पर परिवार को वापस भेजते हैं। हम परिवार में आधे से ज्यादा सामान देते हैं। यह अच्छा है। जियाओ ई ने सिर हिलाया, जियाओ हू की तरफ देखा और कहा, उन बच्चों को परिवार के पास वापस भेजने का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे 100 लोगों की ठीक करने वाली दवा का सामान और 100 लोगों की बॉडी टेम्परिंग का सामान तैयार कर दूंगा। इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। जियाओ ई, तुम क्या करना चाहते हो? छठे एल्डर ने रानी से पूछा। हेर, जियाओ ई हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कल सुबह तुम्हें काफी ठीक करने वाली दवा मिल जाएगी। आखिरकार जियाओ ई उठा और कमरे से चला गया। यार बच्चा, क्या यह एक रात में इतनी सारी गोलियां बना लेगा? छठे एल्डर हैरान रह गए। चौथे एल्डर ने जियाओ हू को कहा, जियाओ ई की बात सुनो और उसके लिए तुरंत सामान तैयार करो। अगर वह फेल भी हो जाता है तो भी परिवार के बच्चों को कल जियाओ के घर वापस भेजने में देर नहीं होगी। यंग पैट्रियार्क होने के नाते जियाओ ई ने खास तौर पर उसके रहने के लिए एक आरामदायक हवेली तैयार की है। कमरे में जियाओ ई ने 3 बड़ों का दिया हुआ यूनिवर्स बैग निकाला। अंदर एक 3 घूमने वाला स्टोव था जो तीनों बड़ों ने उसके लिए पहले से तैयार किया था। 3 घूमने वाला स्टोव, जो फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, महंगा है और इसे जियोन सिटी में सबसे अच्छा मेडिसिन रिफाइनिंग स्टोव माना जा सकता है। कमरे में सामान का ढेर देखकर जियाओ ई ने बिना झिझक के और तुरंत मेडिसिन रिफाइन करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ग्रेड पिल में उसकी एल्केमी लगभग परफेक्शन वाली है, इसलिए शुरुआत में उसने बहुत तेज स्पीड से सभी तरह की पिल्स को रिफाइन किया और सिर्फ 3 दिनों में उसने सेक्टोनॉटन बॉडी टेम्परिंग पिल्स को रिफाइन किया। अब बड़े बुजुर्ग से मिले रिफाइनिंग एक्सपीरियंस को देखने के बाद वह सेकंड ग्रेड पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर सकता है। दूसरे शब्दों में वह लगभग सेकंड ग्रेड एल्केमिस्ट है। वो ठीक करने वाली दवाइयां और बॉडी टेम्परिंग गोलियां तो बस फर्स्ट ग्रेड गोलियां है। सेकंड ग्रेड फार्मासिस्ट की काबिलियत से फर्स्ट ग्रेड गोली को रिफाइन करने की स्पीड नेचुरली तेज होती है। इसके अलावा आग को कंट्रोल करने वाली 20 स्पिरिट ऑरेंज रैंक से येलो रैंक में डेवलप हो गई है और आग को कंट्रोल करने की उसकी काबिलियत बहुत बढ़ गई है, जिससे गोली को रिफाइन करना ज्यादा आसान हो गया है। आज वह आसानी से एक बार में 100 लोगों के लिए एक टियर की गोली को रिफाइन कर सकता है। ठीक है। चैप्टर 39 लड़ने का जज्बा। अगले दिन सुबह सुबह जियाओ परिवार के कैंप में सभी कबीलों के लोगों ने अपना काम बंद कर दिया और उनके चेहरे उदासी और आहों से भरे हुए थे। उनकी नजरें 80 से ज्यादा छोटे बच्चों पर टिकी हैं। ये बच्चे यहाँ सिर्फ 10 दिन से ज्यादा समय से हैं और उन्होंने अनुभव का असर नहीं देखा है, लेकिन अब वे जा रहे हैं। ट्रेनिंग के समय में देरी दूसरी बात है। सबसे जरूरी बात है युवाओं का जज्बा, जो जरूर बहुत कमजोर हो जाएगा। इस बार जियाओ परिवार के बच्चों को मुरोंग परिवार के बच्चों ने इतनी बुरी तरह दबाया था और अब वे निराश होकर जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के लिए शर्म की बात है। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि कई सालों बाद जियाओ परिवार के बच्चों का ओवरऑल लेवल जरूर मुरोंग परिवार के बच्चों से बहुत कम होगा। कोई हैरानी नहीं कि कबीले के लोग परेशान हैं। बेशक वे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान थे और उन सब ने शर्म से अपना हमेशा की तरह घमंडी सिर झुका लिया था और अब उनमें पहले जैसा कॉन्फिडेंस और जवानी वाला पक्का इरादा नहीं था। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वे सभी घायल थे, उनमें से कई अभी भी पट्टियों में थे। उन्हें अपनी चोटों को बेहतर ढंग से ठीक करने की जरूरत थी और वे केवल परिवार के पास वापस जा सकते थे। आधे घंटे बाद जब सभी बच्चे इकट्ठा हुए तो जियाओ हू ने चारों बड़ों की तरफ देखा। चौथे बड़े ने अपना सिर हिलाया। जियाओ हू ने आह भरी और परिवार के बच्चों से कहा, चलो चलते हैं। 80 से ज्यादा छोटे बच्चे उदास थे और जाने को तैयार नहीं थे। इसी समय एक टीनेजर उनके सामने आया और उनका रास्ता रोक लिया। जियाओ यी, छोटे बच्चे हैरान रह गए। जियाओ हू खुशी से मुस्कुराया। यहाँ जो व्यक्ति है वह जियाओ यी है। जियाओ यी, क्या तुम कामयाब हो गए हो? क्या तुमने सच में काफी गोलियां रिफाइन कर ली हैं? चौथे एल्डर तेजी से पास आए और उम्मीद से पूछा। एक रात में 100 लोग ठीक हो सकते हैं और शरीर की गोली को शांत कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो एक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट कभी नहीं कर सकता। एक सेकंड ग्रेड फार्मासिस्ट भी बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक थर्ड ग्रेड फार्मासिस्ट ही पूरा कंट्रोल और स्पीड रख सकता है। शियाओ यी ने आंखें घुमाई और कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर यह फेल हो गया तो मैं यहाँ क्यों हूँ? अच्छा लड़का, इसने सच में हमें निराश नहीं किया। चौथे एल्डर ने तारीफ से भरे हुए शियाओ यी के कंधे पर जोर से थपथपाया। यह अजीब चीज सच में कामयाब हो गई। यह सच में हमारे शियाओ परिवार का पहला जीनियस है। छठे एल्डर गर्व से मुस्कुराए। लेकिन मैं उन्हें गोली नहीं दूंगा। शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन ठंडा था। शियाओ हू हैरान रह गया। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक सख्त हो गई। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, क्योंकि मिनरल नसों में ठीक करने वाली दवा काफी नहीं है, इसलिए जियाओ जुआंग और जियाओ जिमू जैसे 20 से ज्यादा बच्चों को पीछे छोड़ देना बेहतर होगा। मैंने बहुत मेहनत से गोली को बेहतर बनाया है, लेकिन मैं इसे कुछ बेकार लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहता। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और बेपरवाही से कहा। उनका बेपरवाह लहजा उन लोगों के कानों में सबसे बड़ी नफरत और बेइज्जती थी जो पहले से ही बुरी तरह घायल थे। बेकार लोग बेकार होते हैं, क्या तुम्हारा मतलब उनसे नहीं है? जियाओ यी, क्या तुम हमें जानबूझकर चिढ़ा रहे हो? एक छोटा लड़का चिल्लाया। जियाओ यी ने इन बच्चों को जियाओ परिवार के सबसे अच्छे बच्चों के रूप में पहचाना जिन्होंने पहले जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने के लिए हिस्सा लिया था।
जियाओ यी मजाक मत करो, चौथे एल्डर ने गहरी आवाज में कहा। चूंकि गोली को बेहतर बना दिया गया है, इसलिए इसे जल्दी से निकालो और सबको दे दो। नहीं, जियाओ यी ने हाँ में कहा, मैं उन्हें उस गोली की एक गोली भी नहीं दूंगा जिसे मैंने रिफाइन किया है। बदबूदार लड़के, तुम लड़ाई करना चाहते हो? छठे एल्डर को तुरंत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि इनमें से कई बच्चों ने तुम्हें परेशान किया है। अब तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन सब जियाओ परिवार में हैं, तो इसकी क्या परवाह है? सबने पहले ही जियाओ यी का मन देख लिया था और यह साफ कर दिया था कि वे इन गंभीर रूप से घायल बच्चों को शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। बड़ी बात यह है कि हम परिवार के पास लौट जाएंगे। वे घमंडी बच्चे मुड़े और चले गए। जियाओ यी, तुमने हमारे लिए याद रखा, आज की बेइज्जती, हम भविष्य में इसका 100 गुना बदला जरूर देंगे। जियाओ यी ने साफ तौर पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया। बदबूदार लड़के, छठे एल्डर ने तुरंत कहा, एक एल्डर होने के नाते मैं तुम्हें तुरंत दवा निकालने का आदेश देता हूँ। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे माफ करना, मैं यंग पैट्रियार्क हूँ और मैं तुम्हारे लेवल का हूँ। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। तुम छठे एल्डर गुस्से में थे, जियाओ यी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कांप रहे थे। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और कहा, जियाओ जुआंग, जियाओ जिमू और दूसरे मुरों के बच्चों से निपटने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अगर वे घायल हुए तो मैं उनके लिए दवा बनाऊंगा, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन बेकार लोगों का ग्रुप बेकार छोड़ रहा है, मैं दवा क्यों बर्बाद करूं? तुम्हारे लिए। जियाओ यी ने उस बच्चे को देखा जो उसे डांट रहा था और रुखेपन से कहा, वह मुझे दिन में 100 बार वापस करेगा। हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम में यह काबिलियत है? तुम्हें मुरोंग परिवार ने पीटा था के बच्चे, और तुम लगातार पीछे हट रहे थे। लेकिन कल मैंने अपनी ताकत से उन सबको बांध दिया। 100 से ज्यादा मुरोंग परिवार के बच्चों की मेरे सामने सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डांटने की क्या काबिलियत है? शियाओ यी ने गर्व से कहा। यह सुनकर 80 से ज्यादा छोटे बच्चों ने गाली गलौज बंद कर दी, शर्म और शर्मिंदगी के भाव दिखाए और शियाओ यी की तरफ सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं की। शियाओ यी, बस बहुत हो गया, चलो लाइमलाइट से दूर हो जाओ, ज्यादा मत बनो। शियाओ हू ने भौहें चढ़ाई। बगल में खड़े चौथे एल्डर ने अचानक शियाओ हू को खींच लिया और उसे न बोलने का इशारा किया। शियाओ यी ने आगे कहा, अपने आप को देखो, तुम सब उदास हो और अभी भी मुझसे भविष्य में हिसाब चुकाने के लिए कहने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें भविष्य में मुझसे बदला लेने का घमंड है, तो क्या आज मुरोंग परिवार से बदला लेने की हिम्मत नहीं है? तुम्हें मुझे डांटने की हिम्मत है? क्या तुम मुरोंग परिवार के बच्चों को अच्छी सांस लेने के लिए कुचलना नहीं चाहते? एक बच्चे ने अचानक सिर उठाया और जोर से कहा, कौन कहता है कि हमारे पास नहीं है हिम्मत? कौन कहता है कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते? जियाओ यी, मैं आज नहीं जाऊंगा, भले ही तुम मुझे दवा न दो, भले ही मैं बुरी तरह घायल होकर मर जाऊं, मुझे उस घुटन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं मुरोंग के परिवार के कछुए पोतों को पीट पीट कर नहीं मारूंगा। लाओ त्सू मानने से मना कर रहा है। मैं नहीं जा रहा। जियाओ यी, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। तुमने कब कहा कि मुरोंग के परिवार में उन बदमाशों को पाने वाला मैं पहला इंसान हूं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। एक एक करके बच्चों ने सिर उठाया। उनके चेहरे लड़ाई से भरे हुए थे और नौजवानों वाला जोश और घमंड साफ दिख रहा था। ठीक है, एक तरह का है। जियाओ यी जोर से चिल्लाया। रुको और मुरोंग के परिवार के उन विलेन से लड़ता रहूंगा। लाओ त्सू का तुम्हारे लिए दवा बनाना सही है। जियाओ यी हंसा। डीकन जियाओ हू, दवा बांटना तुम्हारा काम है। जियाओ यी ने यूनिवर्स बैग निकाला और जियाओ हू को दे दिया। ओह ठीक है। जियाओ हू हैरान रह गया और उसने रिएक्ट किया। बगल में खड़ा चौथा एल्डर हंसा। जियाओ यी, यह बच्चा। तो बात यह है। छठे एल्डर को भी यह एहसास हुआ और उन्होंने कहा, मुझे पता था कि जियाओ यी, जिस बच्चे ने पूरी रात गोली के लिए इतनी मेहनत की थी, उसने अब इसे न देने के लिए कहा है। यह कोई फालतू कदम नहीं है। मैं शुरू में चाहता था कि उनमें लड़ने की हिम्मत वापस आए। चौथे एल्डर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है क्या बकवास है? अभी तुम जियाओ यी को डांट रहे थे। अगर जियाओ यी उन्हें इस तरह गोली देता है, भले ही वे अपनी चोटों से ठीक हो जाएं, अगर उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है तो बेहतर है कि वे यहां रुकें और प्रैक्टिस न करें। नहीं तो मुरोंग के परिवार के बच्चों को भविष्य में भी पीटा जाएगा। छठे एल्डर ने कहा, असल में अगर बच्चों का यह ग्रुप ठीक होने के लिए परिवार के पास वापस भी चला जाता है तो कुछ एक्सपीरियंस टाइम में देरी करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। परेशानी यह है कि वे फ्रस्ट्रेट हैं और उनके दिल में हमेशा एक कांटा चुभता रहता है, जिसका भविष्य की ग्रोथ और कल्टीवेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब इस परेशानी को जियाओ यी को सुलझाना है। चौथे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यी ने इस बार इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया और अब मैं आखिरकार समझ गया हूं कि एल्डर, दूसरे और तीसरे एल्डर सभी यंग मास्टर के तौर पर अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। भविष्य में जियाओ परिवार के लीडरशिप में मुझे विश्वास है कि हम में से पुरानी पीढ़ी को अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जियाओ हू ने अपने बच्चों की सच्ची पूजा की बातें सुनते हुए अमृत बांटा। तुम सच में यंग पैट्रियार्क बनने के लायक हो। उसकी दवा बनाने की स्किल्स परिवार के उन बूढ़े लोगों से भी बदतर हैं। है ना, हमारे जियाओ परिवार का पहला जीनियस। यह बेकार नाम कैसे हो सकता है?
मेरे हिसाब से यंग पैट्रियार्क ने कल मुरों परिवार की अलग अलग चीजों पर कब्जा कर लिया, इसे कहते हैं रॉब। जियाओ हू मुस्कुराया और जियाओ यी की तरफ देखा। वह जानता था कि उसकी नजर में यह नौजवान भविष्य में परिवार में किसी भी बड़े से कम इज्जत नहीं रखेगा। कम से कम सभी नई पीढ़ी इस नौजवान पर 100% यकीन करेगी। जियाओ यी ने भी ये बातें सुनी, लेकिन दिल पर नहीं लिया। वह मुड़ा और जाना चाहता था। एक रात में इतनी सारी गोलियां ठीक करना बहुत थकाने वाला था और उसने आराम करने के लिए कमरे में वापस जाने का प्लान बनाया। जियाओ परिवार के बच्चे उसके बारे में चाहे जो भी सोचें, चाहे वे उससे नफरत करें या उसकी पूजा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आज कीमिया को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करने और यह नाटक करने को तैयार है। इसका कारण सिर्फ 3 बड़ों के लिए है। वह नहीं चाहता था कि तीनों बड़े भी इन बच्चों की चिंता करें, लेकिन सच कहूं तो उसे लगा कि दूसरों की सच्ची पूजा सुनना बहुत अच्छी बात है। शायद वह, जिसे शुरू में अकेले रहने की आदत थी, अब इस परिवार को अपनाने और यह मानने को तैयार है कि वह इस परिवार का सदस्य है। बेशक इसका क्रेडिट तीनों बड़े लोगों और यी को जाता है। जैसे ही जियाओ यी जाने वाला था, एक सदस्य आया। कबीले का एक आदमी अचानक चौथे बुजुर्ग के पास आया और बोला, 4 बुजुर्गों, नीचे के लोगों को जरूरी बातें बतानी हैं। चैप्टर 40 डेमन ब्लड यान हार्ट फ्रूट। कबीले ने अपने आसपास के बच्चों को देखा, उनके चेहरे पर थोड़ी झिझक और गंभीरता थी। चारों बुजुर्ग समझ गए और बोले, चलो चैम्बर में जाकर बात करते हैं। शियाओ यी जाना चाहता था, लेकिन 6 बुजुर्गों ने उसे घसीटकर चैम्बर में ले लिया। मीटियोराइट पहाड़ों में शियाओ परिवार के कुछ सदस्य जियोन आयरन की माइनिंग करते हैं और कुछ को जासूस बनाकर भेजा जाता है। इन जासूसों का काम पहाड़ों के गहरे हिस्सों तक रास्ता बनाना है। एक तो यह देखना है कि क्या उन्हें स्वर्ग और धरती के खजाने मिल सकते हैं और उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, और दूसरा यह देखना है कि क्या जियोन आयरन ओर की दूसरी नसें हैं। मुरोंग और जियांग के पास भी ऐसे जासूस होंगे। मीटियोराइट माउंटेन रेंज बहुत बड़ी है, जो 10 जियोन शहरों से भी बड़े एरिया में फैली हुई है, और कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसानी योद्धाओं ने कदम नहीं रखा है। और यह कबीला जियाओ परिवार का एक डीकन है, परसों का 7th टियर वॉरियर और पाथफाइंडर टीम का लीडर, जिसका नाम जियाओ जिंग है। डीकन जियाओ जिंग, यह इतनी समझदारी कब थी? चौथे एल्डर ने पूछा। जियाओ परिवार ने हाथ झुकाकर दोनों एल्डर्स को प्रणाम किया और बताया, इस महीने हमारी पाथफाइंडर टीम हमारे जियाओ परिवार की खदान के पूरब का रास्ता खोज रही है। बस परसों हमें लगभग 100 मील दूर एक छिपा हुआ पहाड़ी जंगल मिला। जंगल में एक पौधा था। जियाओ जिंग रुका और गंभीरता से कहा, डेमन ब्लड यान शिनगो। मॉन्स्टर ब्लड यान हार्ट फ्रूट। चौथे एल्डर और छठे एल्डर ने एक ही समय में कहा। जियाओ यी भी चमक उठा। महान एल्डर द्वारा उसे दी गई दवा को रिफाइन करने के अनुभव ने स्वर्ग और पृथ्वी के कई दुर्लभ खजानों को दर्ज किया। डेमन ब्लड यान शिनगो उनमें से एक है, और यह तीसरे रैंक का है, और यह तीसरे रैंक का सबसे अच्छा है। यह पेयुआन जुगुओं से 10 गुना ज्यादा कीमती है, जो एक 3rd क्लास तियानकाई डिबाओ भी है। डेमन ब्लड यान हार्ट फ्रूट का इस्तेमाल कीमिया के लिए किया जा सकता है और इसे सीधे लिया जा सकता है। मार्शल आर्टिस्ट में मेरिडियन जलाने का असर होता है, और इसकी जबरदस्त दवा की ताकत मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से कल्टीवेशन बेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जो एक दुर्लभ स्पिरिचुअल फ्रूट है। यह अफसोस की बात है कि डेमन ब्लड यान हार्ट फ्रूट की ग्रोथ रेंज बहुत छिपी हुई है और संख्या बहुत कम है। जियोन सिटी में दशकों से इतना कीमती कुदरती खजाना नहीं मिला है। स्पिरिट फ्रूट कब तक मैच्योर होगा? चारों एल्डर्स ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। जियाओ जिंग ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा नहीं होगा। 3 दिन बचे हैं। चौथे बुजुर्ग को अचानक चिंता हुई और उन्होंने कहा, तो फिर तुम वापस क्यों भाग रहे हो और वहीं रह रहे हो? अगर तुम्हें दूसरे मॉन्स्टर निगल गए तो क्या होगा? शियाओ जिन ने जल्दी से कहा, चारों बुजुर्गों चिंता मत करो, पाथफाइंडर टीम के दूसरे सदस्य वहां पहरा दे रहे हैं। और मैं लौटने से पहले इधर उधर देख रहा था, और दूसरे मॉन्स्टर्स का कोई निशान नहीं है। एक तरफ खड़े छठे बुजुर्ग ने चौथे बुजुर्ग को आंखें घुमाई और कहा, शियाओ जिंग बहुत ज्यादा सावधान रहती है। तुम परेशान हो? बकवास, चौथे बुजुर्ग ने जवाब दिया, वह डेमन ब्लड यानक्सिन हार्ट वाला गोवा है, जो लालची नहीं है। शियाओ जिंग। चारों बुजुर्गों ने डीकन शियाओ जिंग को देखा और पूछा, तुम खास तौर पर अपनी मदद करने के लिए यहाँ वापस आए हो? हाँ, शियाओ जिंग ने कहा, आखिरकार हमारे शियाओ परिवार के कैंप से 100 मील से ज्यादा दूरी है। मुझे डर है कि वापस आते समय कोई हादसा हो जाएगा। हाँ, चौथे एल्डर ने सिर हिलाया और कहा, डेमन ब्लड यान शिनगो एक खजाना है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जियाओ जिंग, फिर तुम परिवार के बच्चों के बीच कुछ हाथ कूद सकते हो। आह! परिवार के बच्चों के बीच नाचना। जियाओ जिंग हैरान रह गया और हैरानी से पूछा, एल्डर तुम नहीं जाओगे? नहीं तो परिवार के दूसरे डीकन भी ऐसा ही करेंगे। जियाओ जिंग हमेशा सावधान रहा है। वह शुरू में चाहता था कि चौथा एल्डर या छठा एल्डर साथ जाए और जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट वहां हो तो यह आसान होगा। चाहे कितना भी बुरा हो, परिवार में सीखा हुआ मार्शल आर्टिस्ट उसके साथ जाएगा और वह घर वापस आने का रास्ता थोड़ा ऊंचा कर देगा। हालांकि परिवार के बच्चों का एक ग्रुप ज्यादा से ज्यादा दुनिया की 9 परतों से ज्यादा कुछ नहीं है।
अगर वे सच में खतरे में हैं तो वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। चौथे एल्डर ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, हमारे 3 हाई लेवल वॉरियर्स एक दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं। एक बार जब हम बदल जाएंगे तो यह बाकी 2 एल्डर्स का ध्यान खींचेगा। इसके अलावा मिनरल वेन यहां ज्यादा जरूरी है। मैं और लियू एल्डर्स आसानी से नहीं जा सकते। यही बात दूसरे डीकन के लिए भी है। आप यहां वेन से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आप सिर्फ परिवार के बच्चों में से ही चुन सकते हैं। छठे एल्डर ने यह भी कहा, हालांकि डेमन ब्लड फ्लेम हार्ट फ्रूट कीमती है, लेकिन हम पर इसका अंदरूनी असर बहुत कम है। अगर इसे वापस भी ले लिया जाता है तो यह छोटे बच्चों के लिए लिया जाएगा। बेहतर होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें इसे देखने दिया जाए। मॉन्स्टर ब्लड यान शिनगुओ सुरक्षित था, वापस ले लिया जाएगा। भले ही वे उन्हें ले गए हों, लिंगुओ उन्हें दे दिया जाएगा। अगर वे फेल होते हैं तो उन्हें सिर्फ मौका न मिलने का दोष दिया जा सकता है। दोनों बुजुर्गों ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन वे सब जियाओ यी की तरफ देखने लगे। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, इतनी मेहनत के बाद तुम मुझे जाने देने का प्लान बना रहे हो। बुरा नहीं, चौथा बुजुर्ग मुस्कुराया, हालांकि वापस आने में खतरा है, लेकिन यह बहुत सीरियस होगा। ज्यादा से ज्यादा यह मॉन्स्टर्स का हमला है या कुछ अनोपन डेमन टीम मुसीबत ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि तुमने कल मुरोंग जुआन को एक ही मुक्का मारा और खून की उल्टी कर दी, और तुमने अपनी ताकत से मुरोंग के परिवार के 100 से ज्यादा बच्चों को मार डाला। इससे साबित होता है कि तुम्हारी ताकत कम से कम परसों के दूसरे या तीसरे लेवल की है। उन परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चारों बुजुर्गों को राहत मिली। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और पूछा, कब निकलना है? चौथे बुजुर्ग ने कहा, चलो अभी निकलते हैं, और जियाओ जुआंग और जियाओ जिमू को भी साथ लेते आते हैं। परिवार में बहुत कम छोटे बच्चे हैं जिन्हें चोट नहीं लगी है। वे दोनों भी मौत के लोक के 9वें स्टेज में हैं। इस बार वे एक ब्रेक थ्रू करने निकलेंगे। अगर वे परसों तक ब्रेक थ्रू कर सकें तो सबसे अच्छा है। अगर वे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं तो अपनी नॉलेज बढ़ाना अच्छा है। ठीक है, जियाओ यी ने जवाब दिया, उठकर चला गया। जियाओ जुआंग और जियाओ जिमू को ढूंढने की तैयारी करने लगा। जियाओ जिन ने जियाओ यी की पीठ पर नजर डाली और चुपके से कहा, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए घूमने निकला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग पैट्रियार्क जियाओ यी पहले से ही इतना जीनियस था। इतनी कम उम्र में मुरोंग परिवार के सभी छोटे बच्चों के लिए इतना ताकतवर दुश्मन था। बहुत बढ़िया। जियाओ जिन ने देखा कि जियाओ यी पहले ही चला गया है और बस उसके साथ चलना चाहता था, लेकिन चौथे एल्डर ने उसे रोक लिया। जियाओ जिन को शक हुआ। जियाओ जिन, मेरी बात सुनो। चौथे एल्डर ने अचानक अपनी पिछली मुस्कान हटा दी और उसका चेहरा गंभीर और संजीदा हो गया। चारों एल्डर को इतना गंभीर देखकर जियाओ जिन हैरान रह गया और फिर तुरंत ध्यान से सुनने लगा। चौथे एल्डर ने धीरे से कहा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वापसी में ज्यादा खतरा होगा, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इस ट्रिप में डेमन ब्लड फ्लेम्स को थोड़ी परेशानी होगी और जियाओ यी को बहुत परेशानी होगी। जब खतरा बहुत ज्यादा हो तो मैं जियाओ यी की सुरक्षित वापसी के लिए फल फेंक देना पसंद करूंगा। जियाओ जिन ने कहा, 4 एल्डर्स चिंता मत करो, मैं यह समझता हूं। यंग पैट्रियार्क हमारे जियाओ परिवार का पहला जीनियस है, इसलिए जाहिर है कि उसके सबॉर्डिनेट उसे मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। हाँ, चारों एल्डर्स ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ। जब जियाओ जिन चला गया तो छठा एल्डर आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें जियाओ यी की चिंता है, तुम उसे बाहर क्यों जाने दे रहे हो? बेवकूफ, चारों एल्डर्स ने गाली दी। अगर तुम उसे खतरे और गुस्से का अनुभव नहीं करने दोगे तो वह कैसे आगे बढ़ेगा? अगर तुम सच में उसे फंसाओगे तो यह उसकी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि उसके टैलेंट को दबा रहा है। दवा को बेहतर बनाना हो या मार्शल आर्ट, चाहे कुछ भी हो, वह दूसरे तथाकथित जीनियस को शर्मिंदा करने और ऊपर देखने के लिए काफी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जियाओ यी हमारे जियाओ परिवार की अगली पीढ़ी की पूरी उम्मीद होगी। मुझे जाहिर है कि सावधान रहना होगा, लेकिन इस ट्रिप में जियाओ जिन के होने से मुझे राहत मिली है। जियाओ यी को जियाओ जुआंग और जियाओ जिमू मिलने के बाद उसे आगे बढ़ने के लिए 2 और 8वें लेयर वाले स्टूडेंट भी मिल गए। जियाओ जिन के साथ ग्रुप सैकड़ों मील पूरब की ओर भागा। जियाओ यी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ट्रिप पर उसे इस दुनिया में आने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। गहरे पहाड़, पहाड़ी सड़कें और जंगली जंगल जो एक नजर में नहीं दिखते, एक बड़े मुंह की तरह हैं जो लोगों को खा जाता है, खतरनाक और बेहोश।